More you bleed in peace, less you bleed in war. टोटली एडवर्स कंडीशंस के अंदर विश्व की पहली ऐसी भारतीय वायुसेना है, और जिसमें कि जहाजों के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, डिजाइनर्स हैं, वो भी हैरान है। उन्होंने हैरान है क्योंकि उन्होंने कहा था कि इन कैपेबिलिटीज के अंदर जहाज उड़ ही नहीं सकता, कि एक है मारे दो ही मर जाइए, एक को मारने से दूसरा अपने आप ही, और तीजो खौफ खाए मर जाए। दे शिवा वरमोही एहे, दे शिवा वरमोही एहे, शुभ कर्म न ते कहूं न टरो, जब जाए लड़ो और इसो निश्चय कर अपनी जीत के लिए कोई वो ऑप्शन नहीं है, दुश्मन को तो हारना ही हारना है। मैंने निश्चय कर लिया है कि मुझे जीतना है, ये निश्चित है। हेलो दोस्तों, मैं हूं फहीम खान और आप देख रहे हैं हाफ बॉल पॉडकास्ट में आज हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स की। और एयरफोर्स की बात हम इसलिए करेंगे कि आज 8 अक्टूबर 2025 है और ये तारीख वो इतिहास है जब हमारी एयरफोर्स का गठन हुआ था 1932 में। एयरफोर्स के बारे में जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ग्रुप कैप्टन डॉक्टर JPS चौहान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में आने के लिए। तो सबसे पहला सवाल सर मेरा यही रहेगा कि एयरफोर्स की वो यात्रा जो 1932 से लेकर के और 2025 तक जो की है उसका शॉर्ट में बताइए, फिर हम विस्तार से बात करेंगे सर। नमस्कार। सबसे पहले मैं वायुसेना दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं, सभी देशवासियों को, क्योंकि वायुसेना अगर कहें या कोई भी सेना कहें तो अकेले में पूर्ण नहीं होती। इसमें हर एक व्यक्ति का योगदान होता है, जिसके कि ग्रास रूट पे अगर हम किसी आम नागरिक की बात करें उसका भी एक बहुत बड़ा योगदान है। जहां तक आपने वायुसेना की यात्रा के बारे में बात करी, 8 अक्टूबर 1932 में इसका गठन हुआ था। गठन का मतलब कि पेपर के ऊपर भारतीय वायुसेना को सैंक्शन मिला था जी 1932 में 8 अक्टूबर को, कि भारतीय वायुसेना एक बनेगी जी ब्रिटिश हुकूमत द्वारा। इसका पहला स्क्वाड्रन ब्रिग रोड कराची में स्थापना हुई थी 1933 जी, जिसके अंदर की 6 पायलट जी, और 19 हवाई सैनिक, ये जो थे वेस्टलैंड वापती एयरक्राफ्ट के साथ 4 जहाज आए थे, सिर्फ मात्र 4 जहाज। और ये जहाज भी उस समय के सबसे जो पिछड़े जहाज थे, अच्छा, ये अच्छे जहाज सब ब्रिटिशर्स ने रखे थे अपने पास, और ये वो जहाज थे जो कि इंडिया को दिए गए थे। अब एक प्रश्न आता है कि इसका कारण क्या था। जब रॉयल एयरफोर्स था जी, रॉयल एयरफोर्स जी, और रॉयल एयरफोर्स जिस तरीके से आज के जमाने में अमेरिका, इंडिया, कोई भी हो, पीस कीपिंग फोर्सेस वगैरह हम जाते हैं या कहीं अपने अड्डे बना लेते, अपने जहाज लेके जाते हैं जी। तो ब्रिटिशर्स को जरूरत क्या पड़ी कि इंडियन एयरफोर्स बनानी। तो इसका कारण ये था कि जो हमारा नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर है, जिसे आज अफगानिस्तान कहते हैं, वहां से काफी ट्राइबल रिवोल्ट्स होते रहते थे, और उनकी जो छापामार नीति वगैरह थी, गोरिल्ला वॉरफेयर, उससे जो थे ब्रिटिश आर्मी को काफी नुकसान पहुंचता था। तो इसलिए उनको चाहिए था कि कोई ऐसा यहां पे बनाया जाए ताकि उसको हम तरीके से कर सकें। ये कारण था कि ब्रिग रोड कराची के अंदर जो अब पाकिस्तान नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को लुक आफ्टर करने के लिए, और इसका कार्य जो था सिर्फ जो था सर्वेलेंस, रिकॉग्निस और सपोर्ट सर्विसेज के लिए था।
ताकि जो भी उनके मूवमेंट वगैरह हैं उनकी हवाई निगरानी की जा सके और आर्मी को बताया जा सके कि उनके लोकेशंस कितने लोग कहाँ इकट्ठे हैं। अच्छा, सिर्फ इसलिए बनाया गया था? सिर्फ इसलिए बनाया गया। सर 1945 में एयरफोर्स को रॉयल टाइटल दिया गया था सर, वो क्या था सर? वो मैं अभी देखिए, ये तो था ही है। इसके बाद में तब तक जो था इंडियन एयरफोर्स ही था इसका नाम जी। लेकिन एयरफोर्स आप इसको नहीं कह सकते थे क्योंकि ये एक सिर्फ स्क्वाड्रन था और पूरी सेना नहीं थी। उसके बाद में वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। वर्ल्ड वॉर के अंदर जो बर्मा कैंपेन हुआ तो जापानीज फोर्सेस के ऊपर अगेन निगरानी रखने के लिए, सर्वेलेंस करने के लिए फिर जो था एयरफोर्स को, इंडियन एयरफोर्स को यूज किया गया। और इनका कार्य, इतने अच्छे जहाज नहीं थे, ट्विन विंग्स थे, इनके ऊपर कैनोपी नहीं हुआ करती थी। कैनोपी नहीं होती थी सर? और बहुत ही स्लो और वैसे जहाज थे। अगर बॉम्ब भी फेंकना है तो आपको हाथ से बॉम्ब फेंकना है, गन चलानी। अच्छा, पहले हाथ से फेंके जाते थे? इस तरीके से, बिल्कुल इस तरीके से थे। तो जब इनका जो कार्य कुशलता ऐसी थी, जो हमारे पायलट्स थे इंडियन, और इनकी जो उन्होंने वहां पे वो किया, वो जो था गेम चेंजर था अमेरिकन और अलाइड फोर्सेस के लिए, सॉरी ब्रिटिश और अलाइड फोर्सेस के लिए, अलाइड फोर्सेस के लिए गेम चेंजर था। और वही एक कारण था जिसमें कि जो आपके ईस्ट में बढ़त हासिल की और जापान ने सरेंडर की। इससे खुश होकर ब्रिटेन के सम्राट ने 1945 में इसके आगे रॉयल जोड़ के रॉयल इंडियन ये सम्मान दिया था। सम्मान दिया गया सर एक स्क्वाड्रन को, रॉयल इंडियन एयरफोर्स बनाया गया। ठीक है, स्क्वाड्रन नहीं, तब तक और भी स्क्वाड बन गई थी। ठीक है, तो इसको ये नाम दिया गया। तो सर फिर पूरी तरह से हमारी इंडियन एयरफोर्स का गठन कब हुआ, पूरी तरह से वजूद में कब आई सर? ओके, इसको हम 1947 कह सकते हैं। इसके बाद जब आज देश आजाद हो गया था, उसके बाद में सुब्रतो मुखर्जी पहले इसके चीफ बने थे। तो इसलिए कहते हैं इसको टू बर्थ भी बोलते हैं भारतीय वायुसेना की। पहले इंडियन एयरफोर्स थी, फिर उसके बाद रॉयल इंडियन एयरफोर्स हुई, उसके बाद में फिर रॉयल को हटा दिया गया, इंडियन एयरफोर्स, और सुब्रतो मुखर्जी इसके जो थे पहले चीफ। तो सर दुनिया में अगर हम बात करें इंडियन एयरफोर्स की, तो अभी हम कहाँ खड़े हुए हैं? चाइना हुआ, अमेरिका हुआ, और भी हुए, हम कहाँ खड़े हुए सर? सबसे पहले किसी भी सेना की, और अगर आज हम बात करें वायुसेना की, क्योंकि मैं उसका अंग रहा हूं, जो सबसे बड़ी अच्छी चीज है वो ये है एवर वॉर प्रिपेयर्डनेस। हम हर वक्त लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं और इसके लिए अपने युद्धाभ्यास इत्यादि करते रहते हैं। पहली चीज बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा, जो हमने अपना ट्रेनिंग और हम अपना पीस टाइम एफर्ट लगाते हैं वो है प्रिसीजन अटैक, पिन पॉइंट प्रिसीजन अटैक। तीसरी बात जो है स्ट्रैटेजिक डिटरेंस, कि अगर ये बर्र का छत्ता है, अगर इसके अंदर हाथ डालोगे, बर्र बहुत छोटी होती है, लेकिन इंसान इतना बड़ा होने के कारण भी बर्र से दूर भागता। ये हमारी एक मेन पॉलिसीज है, इस पे हम वर्क करते हैं। और यही एक कारण है जो लोग कहते हैं मिग 21 को फ्लाइंग कॉफिन कहा गया। जी, उसकी बात करूंगा सर मैं आपसे। मैं संक्षेप में इसको कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारे यहां पूर्ण रूप से भारतीय वायुसेना में इस बात को फॉलो किया था, मोर यू ब्लीड इन पीस, लेस यू ब्लीड इन वॉर। इसको तो हिंदी में बताइएगा ताकि दर्शक हमारे इसको। आप जितना ज्यादा अपना रक्त पीस में, शांति के समय में आप
खर्च करेंगे उतना ही अब युद्ध में रक्त कम भाई। और इसका नतीजा आगे हम बताएंगे किस तरीके से हमने इस लक्ष्य को ना सिर्फ हम प्रयासरत हैं बल्कि हमने प्राप्त किया है। तो जब हम विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज भारतीय वायुसेना विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। शानदार। सिर्फ एकमात्र वायुसेना ऐसी है जिसने 12,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर टोटली एडवर्स कंडीशंस के अंदर विश्व की पहली ऐसी भारतीय वायुसेना है, और जिसमें कि जहाजों के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, डिजाइनर्स ने, वो भी हैरान है। उन्होंने हैरान है क्योंकि उन्होंने कहा था कि इन कैपेबिलिटीज के अंदर जहाज उड़ ही नहीं सकता। और कारण क्या है? इंजन का, जो जहाज का इंजन है, उसकी क्षमता कम हो जाती। अच्छा सर। वो उतने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करता क्योंकि टेम्परेचर्स, प्रेशर्स। ऑपरेशन मेघदूत में सर इस्तेमाल हुआ था। ऑपरेशन मेघदूत में इस्तेमाल। तो ये जो है एडवर्स कंडीशन, जो मैन्युफैक्चरर्स हैरान है, उन्होंने इसके लिए बनाया नहीं था। ये भारतीयों ने वहां जाके अपनी दक्षता साबित करके, अपना हाई लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म दिखा के कब्जा भी कर लिया। हम हर जगह हर तरीके से, और जिसे हम लोकल भाषा में जुगाड़ वही मैं कहना चाह रहा था कि ये हमारे खून के अंदर। और एक मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि जो डिटरेंस है, स्ट्रेटेजिक डिटरेंस, एक आला उदल के बारे में कहा जाता है कि आला उदल जब युद्ध मैदान में होते थे तो कहते कि एक है मारे दो ही मर जाइयो, एक को मारने से दूसरा अपने आप ही, और तीजो खौफ खाए मर जाए। तो भारतीय सेना और वायुसेना इस काम को करते, इस लक्ष्य को प्राप्त कर चुकी है और कर रही है और प्रयासरत है। सर, पहले आर्मी का रोल बहुत ज्यादा रहता था, अब इंडियन एयरफोर्स का रोल उससे ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि अब जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो वेपन्स और टेक्नोलॉजी और एयरफोर्स हवा से लड़ी जा रही है। उसे किस तरह से देखते हैं सर आप? देखिए, पहले तो हमें ये बात अच्छी तरह समझनी पड़ेगी कि जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हर एक चीज का उतना ही इंपॉर्टेंट महत्व है। ना तो कोई किसी का रोल ज्यादा होता है, ना किसी का रोल कम होता है। जिस तरीके से कपड़े अगर जो हम पहने हुए हैं, अगर इसमें सुई नहीं होती तो चाहे जितना अच्छा कपड़ा था वो बेकार था। हर एक किसी का कंट्रीब्यूशन। आर्मी का अपना अलग रोल है, नेवी का अपना अलग रोल है, और एयरफोर्स का अपना अलग रोल है। और ये अलग रोल जो है सामंजस्य के साथ एक दूसरे के सपोर्ट के लिए जब इस्तेमाल किए जाते हैं तो जीत निश्चित हो जाती है। यही हर एक अब तक की हमारी लड़ाइयां हुई उसमें हमने यही हासिल, तीनों हम मिल जाते हैं तो कारगिल भी जीत लेते। जी हाँ, जी। अच्छा सर, पाकिस्तान और हिंदुस्तान से जो अलग हटके पाकिस्तान बना 1947 में, और 1947 में उसने बदमाशी शुरू कर दी थी, ठीक है सर। पहली जंग में एयरफोर्स का कितना बड़ा रोल रहा, क्योंकि उसके पास अमेरिका से नए टेक्नोलॉजी और नए जहाज आ गए थे, हमारे पास अपने थे, लेकिन हमारी इंडियन एयरफोर्स ने तब भी उसका मुंह तोड़ जवाब दिया और उन्हें नाबूद कर दिया। इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश। जो आप 1965 की बात कर रहे हैं, मैं 47 की बात कर रहा हूं सर। 1947 बिल्कुल। देखिए, 1947 का युद्ध जो था वो एक रिक्वायरमेंट ऐसी बन गई थी जिसके अंदर की पाकिस्तान जो था हर तरीके से ये उसकी गलतफहमी थी उसकी। और भारतीय वायुसेना के रोल से आगे मैं थोड़ा सा इसको डिबेट करना चाहूंगा। कश्मीर एक इंडिपेंडेंट स्टेट था और महाराजा हरि सिंह के 75% जो सैनिक और ऑफिसर थे वो या तो पाकिस्तान के साथ में चले गए थे, 75% सर, 75%, और या उन्होंने कबाइलियों के साथ मिलके, पाकिस्तान का इसमें अहम रोल था, अफगानियों के साथ चले गए। और उन्होंने क्या किया, कबाइलियों के साथ कश्मीर पर अटैक कर दिया, यहां से आर्म्स एम्युनिशन ले गए। उनको पूरा ये विश्वास था कि चूंकि कश्मीर एक इंडिपेंडेंट स्टेट है
महाराजा हरि सिंह की एक अपनी हैसियत है, वो झुकेंगे नहीं, इंडिया सपोर्ट नहीं करेगा, और कश्मीर को हम अपनी, लेकिन यहां में खूबसूरती भारतीयता की है। महाराजा हरि सिंह ने इंडिया से अपनी मदद मांगी, इंडियन फोर्सेस वहां पे गई, और जब तक गई, एक नाम में लेना, चाहे ये वायुसेना के लिए हम बात कर रहे हैं, सेवियर ऑफ कश्मीर ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह 5 दिन तक 80 लोगों से भी कम सैनिकों के साथ उरी में मोर्चा लगा के वो इनको रोके रहे, और रोज उनके लोग कम होते जा रहे थे, इसके साथ कि भारत की मदद आ जाएगी। यहां भारत से मदद आई, और यहां एयरफोर्स का एक बहुत अहम रोल था, क्योंकि अब तक जो था, ना तो वहां इंडियन फोर्सेस थी, सिर्फ महाराजा हरि सिंह के ही लोग थे, उन्हीं की सेना थी, जो कि सेना थी नहीं, सेना तो पाकिस्तान चली गई उनकी। हाँ, और बाकी महाराजा हरि सिंह कुछ हैंडफुल ऑफ, मतलब बिल्कुल कम लोग थे। यहां से जो थे वहां पे एयर ड्रॉप कराया गया। अच्छा। और इनफैक्ट श्रीनगर कब्जा हो चुका था एक तरीके से। अच्छा। अगर थोड़ा और वो नहीं होता तो बिल्कुल, और अगर ये ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह नहीं रोकते, मंसूबे पे पानी यही फिरा कि भारतीय फौजें वहां गई, एयरफोर्स ने विद इन नो टाइम वहां पे ऑगमेंटेशन करा दिया, सारे उसका पैराड्रॉप्स कराए, और जो था कश्मीर को अपने कब्जे में कर लिया। ये देखिए, ऐसा होता है कि आपके पास जज्बा होना चाहिए। कई किस्से फौज के ऐसे हैं जहां की कुछ नहीं था किसी के पास, एम्युनिशन खत्म हो गया है, अकेले बैनर से ही और जो है दुश्मन का मुकाबला। ऐसे मौके आए सर? ऐसे कई मौके आए। एक आध का जिक्र करें सर। ये इनफैक्ट हर लड़ाई के अंदर होता है, ये कारगिल में भी हुआ, हर लड़ाई के अंदर होता है, एक आप वो नहीं कर सकते, ठीक है, हर लड़ाई के अंदर ये होता है, ठीक है सर। 1962 इंडिया चीन का जो युद्ध हुआ था, उसमें इसे चूक कहेंगे या कुछ और कहेंगे कि भारत सरकार ने एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं किया, उस वजह से कहा जाता है कि हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो इसे किस नजरिए से देखते हैं आप सर? देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग 2-3 इसके अंदर पहलू थे, क्योंकि मैंने पढ़ा है, इसमें ये बताया गया था कि एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं किया गया था, और सरकार ने मना कर दिया कि नहीं हम ऐसे ही। देखिए, आपने सही पढ़ा है। एयरफोर्स का उस समय जो इस्तेमाल किया गया था, सिर्फ सपोर्ट रोल के लिए किया, अटैक रोल नहीं था। जी, वही मैं कहना चाह रहा था। अगर अटैक रोल में एयरफोर्स को इस्तेमाल किया जाता तो आज कहानी कुछ और होती। आज कहानी कुछ। तो ऐसा क्यों किया गया सर? ये इंटरनेशनल प्रेशर, वही अभी हम जो बात कर रहे थे, ये कहा गया था इंडिया से कि अगर आप एयरफोर्स को यूज करेंगे तो एस्केलेशन होगा, वॉर का एस्केलेशन होगा। ये एस्केलेशन लड़ाई तो हो ही रही है, रिलेशन क्या होता? हाँ, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारी जमीन पे कब्जा करते जा रहे हैं। तो इसे राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी मान सकते हैं सर? देखिए, उस समय के जो हालात क्या थे, मैं उस समय कह नहीं सकता हूं, क्योंकि कई कारण होते हैं। जानबूझकर सर कोई नहीं करेगा। जब अगर हम देखते हैं तो हाँ, ये हमारी चूक थी। आज ऐसा होता भी नहीं, आज ऐसा होता जो आज का भारत है, शायद मुझे लगता है ऐसा नहीं होता सर। 1965 की अगर बात करें, फिर वही पाकिस्तान और इंडिया का युद्ध, उसमें भी सर पाकिस्तान को फिर से पिटाई हुई, और एयरफोर्स का बहुत अहम रोल रहा उसके। देखिए, 1965 में पाकिस्तान ने इन्फिल्ट्रेशन की दुस्साहस कोशिश करी थी एक बार फिर, और उसको जो था सबसे बड़ा घमंड था 2 चीजों से। एक तो उसके टैंक, और दूसरे उसके जहाज, वो अमेरिकी, जो कि हमारे से ज्यादा, बहुत ज्यादा ही नहीं, बहुत ज्यादा सुपीरियर थे। उनके अंदर जो था हीट सीकिंग
कैपेबिलिटी थी। हीट सीकिंग कैपेबिलिटी मतलब कि कोई भी गर्मी को हीट सीकर जो है उनके जहाजों में था, वो डिटेक्ट कर लेता था। और जहाज जब उड़ता है तो उसके अंदर पीछे आप जानते हैं कि गर्मी धुआं निकलता है, उसका आग निकलती है उसकी, तो उसको वो डिटेक्ट कर लेता है, उसके पीछे चलता था। और फिर उसको आप मिसाइल छोड़ेंगे तो वो उस हीट के पीछे जाएगी। ये कैपेबिलिटी वगैरह थी। तो उसको बड़ा घमंड था, और साथ में उसके टैंक, तो उसको ये था। लेकिन दोनों ही जगह दो चीजों से मात खाई उसे। आपने कई देखा होगा कि पैर कट गए और उसने क्या किया कि सेनापति ने अपने कंधे पे जी, वो सैनिक ने अपने सेना कंधे पे लगाया, वो सिर्फ पैर कटे हुए, खून निकला और तलवार चला, गर्दन कट गई है। जब तक शरीर नहीं गिरा है तब तक ये तलवार चल रही है। तो इस जज्बे को आप तब से लेके आज तक इसमें कोई कमी नहीं देखेंगे। मैंने युद्ध के दौरान भी मैंने ये चीजें बहुत देखी। लोग जो है एप्लीकेशन डालते हैं कि मुझे जो है वहां भेज दीजिए। अच्छा सर, और उसे पता है कि यहाँ क्या होगा, मैं जाना चाहता हूं, और मन के अंदर बड़ी एक कुफ्त होती है कि मुझे क्यों नहीं भेजा जा रहा, क्योंकि जो है सेना को दूसरे कार्यों के लिए पीस एरियाज में भी रखना जरूरी होता है, कोऑर्डिनेशन वगैरह है। लेकिन जो है इसको लगा कि मतलब ये मौका परमात्मा ने मुझे दिया। ठीक है, एक मैं इसमें एक अपनी कविता का अंश जो मैंने कार्यों लिखी थी वो आप कभी भी है, मुझे पता है कि भारत माँ के सैनिक हैं हम, सीना है चट्टान का। भारत माँ के सैनिक हैं हम, सीना है चट्टान का। बदला दुश्मन को भारी पड़ेगा जोशीले तूफान का। युद्धवीर का महान पर्व है, युद्धवीर का महान पर्व है, काबा युद्ध मैदान है, और सबसे बड़ा तीर्थवीर का सर्वोत्तम त्योहार। अगर कहीं मैं मारा जाऊं दुख कोई ना करना, भारत में फिर से जन्मू ये प्रभाव। ये हर वक्त एक सैनिक जो है मन के अंदर एक रखता है। आपकी कविता तो रोंगटे खड़े कर, और वो होता है कि भाई युद्ध हो रहा है और मुझे मौका क्यों नहीं मिला, क्योंकि ये शहादत और कुर्बानी हर एक सी। कितने शूर अमर हो गए, बाकी सब तैयार हैं, देश की रक्षा में मरना से वर्दी की ईशा। परमात्मा ने आपको वर्दी पहनाई है, ये छोटी बात नहीं है, ये उसकी महान कृपा है। बाकी तो किसी की हिम्मत नहीं है सर, जो वर्दी पहन के ही कह सकता है कि मैं जा रहा हूं मरने के लिए, शहीद होने के लिए। नहीं, जानो बहुत लोग चाहते हैं, लेकिन उसकी विशेष कृपा जो होती है। सिविलियन की बात कर रहा हूँ, सिविलियन की मैं कह रहा हूं, सिविलियन में बहुत लोग जाना चाहते हैं, लेकिन कौन जा पाते हैं? जिसको परमात्मा की कृपा होती है, बहुत बड़ी विशेष कृपा होती है। और युद्ध भूमि में देश के लिए कुर्बान होना, ठीक है, ये तो बहुत ही नसीब वाला। बहुत शानदार सर। फिर वही थल और नभ की हम बात करें, 1965 कैसे डिफीट दिया हमने पाकिस्तान को? तो देखिए इस था क्या, स्ट्रेटेजिक डिफरेंस, हमारी ट्रेनिंग, उनका जो टैंक सिस्टम था, टैंक की बात करें तो इतना कॉम्प्लेक्स था जो उनको यूज करना ही नहीं आता। दिस इज हार्ड फैक्ट। अच्छा सर, हिस्टोरिकल है। कैसे सर, क्या था उसमें? मतलब हाईली सोफेस्टिकेटेड था वो। जैसे इंडिया मैंने बताया कि हमारे एक क्या मैंने डॉक्टर ने अपनी बताई थी कि आप पीस के टाइम में जितना रक्त बहाते हैं युद्ध में उतना ही कम है। अगर पाकिस्तान की हम बात करते, वो 24 घंटे रक्त बहा रहा है। पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं, आप ये देखिए वहां पे सारा कंट्रोल जो है वो आर्मी के पास, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो सिर्फ मोहरे हैं। सही बात। अमेरिका ने भी इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद किसी को बुलाया, हाँ, तो जनरल को बुलाया, प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट, पीएम को नहीं बुलाया, उसे बुला जनरल को। औकात आप समझ सकते हैं। तो जब आपको सेना को पावर पूरी मिली हुई है, गवर्नमेंट वो चला रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? ऐश कर रहे हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा अपनी सुख सुविधा में ऐश हो रहा। तो फैक्ट्रियां भी तो चला रहे हैं वो, फैक्ट्रियां चला रहे हैं। फैक्ट्रियां भी चला रहे हैं। उसकी विपरीत इंडिया की बात करें तो हमारी सेना सिर्फ और सिर्फ फोकस्ड है अपने वॉर के लिए तैयार, प्रोफेशनल। वो अपने वेपन शार्प कर रही है। वो तेल साबुन बना रहे हैं, वो तेल साबुन
आपने बड़ा अच्छा किया। तो ये उस समय भी था जो हमने जज्बे की बात कही थी, हिंदुस्तानियों का आदिकाल से जो जज्बा चला आ रहा है वो इस तरीके का। तो ये दो कारण रहे थे 65 की लड़ाई में पाकिस्तान को डिफीट देने के लिए, जबकि उनके पास हमसे ज्यादा उन्नत वेपन्स थे, हमसे ज्यादा उन्नत सामान था, सारी चीज। तो जनरल अयूब ने भी तो कहा था कि अम्बाला के हम दिल्ली में चाय पीने के लिए आ रहे हैं, नाश्ता करेंगे। तो शास्त्री ने कहा कि आप क्यों आते हैं, हम ही कराची पहुंच जाते हैं। कराची पहुंच जाए, सही है। पाकिस्तान के बात करें तो सर, अभी पाकिस्तान और इंडिया के ताकत की हम बात करें, एयरफोर्स की ताकत की बात करें, उसे टोटली चाइना और अमेरिका का समर्थन हासिल है पीछे से जो भी है, और हम अपने सेल्फ काम कर रहे हैं। तो कहाँ देखते हैं दोनों को सर हम? देखिए, अगर हम बात करें और ये हमने भी सिद्ध किया है, जो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पिछली लड़ाइयों में भी हमने एक चीज सिद्ध करी, हर लड़ाई के अंदर हमने एयर सुपीरियरिटी हासिल करी है। एयर सुपीरियरिटी कहते हैं कि पूरे वायुमंडल में, दुश्मन के वायुमंडल में अपना वर्चस्व पैदा करना, कि हमारे जहाज जो हैं फ्रीली जहां भी जाना चाहें जा सकते हैं और हमारी रोक टोक के लिए कोई नहीं जमीन। और अगर कहीं रोक टोक होती है तो मिनिमल नुकसान, जो हम चाहेंगे, जो हम लक्ष्य अपना करेंगे उसको हम करेंगे, हासिल करके वापस। और हर लड़ाई में, चाहे आप उसे प्रथम विश्व युद्ध कहिए पाकिस्तान के, द्वितीय विश्व युद्ध कहिए, कारगिल की लड़ाई कहिए, या इसकी बात करें, तो हर के अंदर हमने 2-3 चीजें जो मैंने शुरू में आपसे बताई। एक तो टारगेट प्रिसीजन, टारगेट एक्विजिशन, पिन पॉइंट एक्यूरेसी टारगेट की, हमने सिर्फ लक्ष्य को ध्यान में रखा। पाकिस्तान उसके विपरीत क्या है, वो हाहाकार मचाने, सिविलियन एरिया में डाल दो बॉम्ब, यहां डाल दो, और हम क्या करते हैं, हम उसकी टांग काटते। होता क्या है ना सर, जब आपको लगता है ना कि अब मेरे पास कोई चारा बचा ही नहीं, तो मैं क्या करूं, फिर हाथ इधर उधर उल्टा सीधा करूं, हड़बड़ा। लेकिन हमारी, अगर आप हर एक युद्ध को देखें तो हमने सिर्फ और सिर्फ टारगेट हो गया है। हमने आदर्श अपनाया है हिंदुस्तान में, जहां कि हमने सिविलियन टारगेट नहीं किया। तो आप जब कहते हैं दोनों की इक्विवेलेंस की बात, तो एक तो आपका माइंड सेट है, आपकी प्रायोरिटीज है। हम तो सर युद्ध चाहते भी नहीं है ना। हम कब तो अगर हम कहें सुपीरियरिटी की बात हम करते हैं, तो देखिए, एक तो ये मैंने जो मनोबल आपकी बात करी, एक वो है। दूसरा, हाई लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म। हाई लेवल ऑफ प्रोफेशन ये है कि अगर मेरी बुलेट निकले, सीधे टारगेट, सीधे टारगेट, और स्ट्रेटेजिक डिफरेंस। ठीक है, तो इन तीनों चीज। दूसरा, आज हमारे पास वो वहां सब भीख का सामान है। इंडिया में इंडिजिनाइजेशन हो रहा है, और इंडिजिनाइजेशन में भी छोटे मोटे नहीं है। विश्व के सर्वेस्ट वेपनरी हमारे पास है, चाहे वो जहाज के रूप में हो या थल सेना या नौसेना के, सर्वश्रेष्ठ वेपनरी हमारे यहाँ तैयार हो रही है। अब तो बहुत ज्यादा काम हो रहा है, जिसका विश्व में कोई मुकाबला। हाँ, और हर स्टेट में हो रहा है। सर 1965 की बात करें और मिग 21 की बात करें, मुझे लगता है आपने उड़ाया होगा सर। नहीं, मिग 21 मैंने नहीं उड़ाया। मैं उसके अंदर वैसे मैंने साथ में पायलट के साथ। तो मिग 21 का इतिहास बड़ा अच्छा रहा है सर, उन्होंने बड़े अच्छे रोल निभाया, और 26 तारीख को सर, 26 सितंबर को वो एक तारीख हो गया सर, उसे हैंगर कर दिया गया सर। उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत काम किया मिग 21 ने सर। देखिए, मिग 21 जो था उस समय का सर्वश्रेष्ठ एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट था। मैंने मिग 21 के साथ काफी, मैं एयर डिफेंस में था, काफी फाइटर कंट्रोलिंग करी है।
और बड़ा अच्छा जो MiG-21 स्क्वाड्रन्स वगैरह थे उनके पायलट्स वगैरह के साथ में, क्योंकि हमारी एक मिशन के बाद जो है पहले ब्रीफिंग होती है मिशन पे जाने से पहले, उसके बाद हमारी दोनों की बैठ के डीब्रीफिंग होती है कि हमने क्या गलती करी एज फाइटर कंट्रोलर एयर डिफेंस में, और पायलट ने क्या गलती करी। अच्छा, ये भी होता है? उसके लेसन लर्न होते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं हमारा सिस्टम जो है बड़ा एक तो ये जो जहाज है अपने एक टाइम का बड़ा वो था। और जो मैंने जिक्र किया, जो इसको फ्लाइंग कॉफिन का नाम दिया, मुझे फ्लाइंग कॉफिन दर्द होता है इस लोगों को पता नहीं ऐसे। देखिए, आप जितना किसी चीज को इस्तेमाल करेंगे, दो चीजें होती हैं, ह्यूमन एरर भी होता है, एक जो है वेदर भी होता है, एक जो है बर्ड्स जो जी, ये भी एक कारण होता है। बहुत तेजी स्पीड से एयरक्राफ्ट जाते हैं, नंबर ऑफ सॉर्टीज जितनी करी हैं, अगर आप इतिहास के पन्नों को पलटें और विश्व के जहाजों को अगर अब बात करें, नंबर ऑफ सॉर्टीज में बात कर रहा हूं, तो ये संख्या ज्यादा नहीं। आप कंपैरेटिव स्टडी करिए ना, हमारे पास सिमुलेटर्स नहीं थे। जो एडवांस कंट्रीज हैं वो जहाजों पे कम, सिमुलेटर्स पे ज्यादा। सिमुलेटर वो होते हैं जो कि उसी जहाज का एक सिमुलेटर होता है जिसके अंदर आप बैठ के और आपके सामने पिक्चर आती रहती है और बिल्कुल आपको ऐसे ही आभास होगा, कंप्यूटराइज्ड, ठीक है, जैसे वीडियो गेम होते हैं। जी, और ये उससे भी ज्यादा उन्नत होता है, आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि बिल्कुल आप फ्लाई कर रहे हैं। 3D मूवीज में हम बैठते हैं, बिल्कुल उसी तरीके सिमुलेटर्स नहीं थे हमारे पास। हम ग्रो कर रहे हैं ना, हमें देख के निशाना लगा रहा है साहब। बिल्कुल। तो वहां पर इसका तो वो नहीं होना है। सर 1971 में आ जाइए, 13 दिन के अंदर पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए दो हमने। उसमें तो एयरफोर्स का बहुत शानदार रोल रहा सर, उस पर थोड़ा सा प्रकाश, उस पर विस्तार से सर थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि ये हमारे लिए बड़ा गर्व की बात होती है जब हम पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं। जब वो पाकिस्तान सर उठाने की बात करता है तो हम कहते हैं कि 13 दिन के अंदर 2 टुकड़े कर दिए थे हमने, और आज भी कहेगा तो फिर हो सकता है बलूचिस्तान को हम कर सकते हैं। देखिए 1971 की लड़ाई जो थी, हम, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि 1932 में जब हुआ था तो ना तो हमारे पास एक अनुभव था। अनुभव तब होता है जब आप जो है मैदान में उतरते। जी, सही बात है, और हकीकत भी तभी पता चलती है। ठीक है, इंडिया की जो स्ट्रेटेजी रही है, इसके पीछे हम थोड़ा जाएं, हमने कैपेबिलिटीज कैसे हासिल करी है, उसके बाद मैं 71 पे आऊंगा। देखिए, पाकिस्तान से हमारी लड़ाई हुई, हमने डिफिकल्ट टेरेन्स में अपने मतलब मशीन की, जो जहाज को मशीन भी बोलते हैं, फ्लाइंग मशीन की कैपेबिलिटीज को कई गुना पार करते हुए, जैसे इंसान होता है ना, और दौड़ रहा है पूरी ताकत से, हाफ गया है, क्षमता से ज्यादा, मतलब ब्रेथलेस हो गया है, सांस रुक रही है। हमने मशीनों को इस तरीके से इस्तेमाल किया है, और किस तरीके से, अपने आप को रिस्क में डाल के, राष्ट्र सर्वोपरि, मैं मर जाऊं, ये जहाज गिर जाए, लेकिन दुश्मन को मैं उसकी औकात दिखा के ही गिरूंगा। ऐसा हमने किया है। ठीक है, तो क्या है, इससे आदमी अनुभव प्राप्त करता है। जब जज्बा होता है ना, पाकिस्तान के साथ ये चीज नहीं है। ठीक है, एक तो ये जज्बा हो गया, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। हरे को सुन, ऑपरेशन कैक्टस की बात करें, हमने मदद करी, और मदद किन सिचुएशन में करी, ना तो रनवे लाइट्स है वहां पे, नहीं था, बिल्कुल नहीं, सही बात। दूसरी बात अगर हम बात करें तो हमें वहां का सही तरीके से नक्शे वक्शे हमें कुछ नहीं था, ऐसे ही चल दिए थे। तो टूरिस्ट वगैरह के जो वो होते हैं
मैप होते हैं, टूरिस्ट मैप होते मैप वगैरह होते हैं, हैं, उसी से लड़ाई लड़ ली है। ठीक है। फोटोज जो होते हैं, इन सब के साथ हमें पता नहीं है कि उस एयरफील्ड के ऊपर एक्चुअल कब्जा किसका है, और वहां पर एक पड़ोसी देश की मदद के लिए, क्योंकि ये तख्ता पलट का था, तख्ता पलट का था, पलट का, मालदीव की बात करें, हाँ, मालदीव से, और उन्होंने पूरे कैपिटल कब्जा कर रखा था, ठीक है। वहां पर आप जा रहे हो, कौन दिविश के अंदर ऐसा वो है, कैसी हिम्मत करेगा। और हमारे लोगों की प्रोफेशनलिज्म देखिए, हाई लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म। सिर्फ नक्शे के, आपने टूरिस्ट नक्शे के ऊपर ही ऑपरेशन चला था? बिल्कुल। उस समय हमारे पास इतने सोफेस्टिकेशन आज के जमाने में नहीं थे कि जो सैटेलाइट कोऑर्डिनेट्स वगैरह हैं उनको पिन पॉइंट कर दीजिए। हम सिर्फ गए और हिम्मत हमने करी। तो बताइए, जब आपको ये पता हो कि नीचे से फायरिंग आएगी, कि कब्जा किसका है उस एयरफील्ड के ऊपर, वहां की एयरफील्डों किसका कब्जा है, पता ही नहीं। सही बात। रनवे की लाइट है नहीं, आपको एयर ट्रैफिक कंट्रोल सपोर्ट नहीं है, कैसे किया था वो? ठीक है। ये है जो प्रोफेशनलिज्म होता है, दक्षता, जो प्रोफेशनल दक्षता है हमारे पायलट्स की, और हिम्मत और जज्बा भारतीयों का। टास्क दिया गया है, पूरा करना है, और हम वहां गए और कुछ ही घंटों में हमने खत्म कर दिया उसको, ठीक है। ड्रॉप्स जो भी है, ड्रॉप्स वगैरह करे, वहां पे अपने स्टिक करे। फिर 1971। अब ये मैं बताऊं, ये हमने अलग अलग जगह से अगर आप देखें तो हमने जो है ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस जो हमारे हैं, दक्षता हासिल करी है। तो 1971 की जब हम बात करते हैं, तो भारतीय वायुसेना ने की जो बढ़त हासिल हुई और जो डिसिसिव रोल रहा, वन ऑफ द डिसिसिव रोल मैं कहूंगा, क्योंकि जैसा मैंने शुरू में कहा कि तीनों सेनाओं का इक्वल योगदान होता है, किसी को आप हल्के में नहीं, कम नहीं आंक सकते। लेकिन भारतीय वायुसेना का जो हम रोल की बात करें, चाहे आप बात करें तो वेस्टर्न फ्रंट पे बात करें या बात करें हम ईस्टर्न फ्रंट पे बात करें, जो अब पाकिस्तान उसकी बात करें, बांग्लादेश वाला हम बात करें, वेस्टर्न ईस्टर्न दोनों फ्रंट की बात करें, तो वहां पे क्या था कि हमने सप्लाई लाइंस टारगेट करी, अच्छा, पाकिस्तान की, यानी कि कम्युनिकेशंस, रसद जो उसके लिए आ रही है, ब्रिजेस को तोड़ना, सप्लाई लाइन को बिल्कुल खत्म कर देगा। यह सबसे बड़ा एक रोल था। दूसरा, पिन पॉइंट टारगेटिंग, गवर्नर्स हाउस में बॉम्बार्डमेंट करना, पिन पॉइंट। अच्छा, कभी सोचा, कल्पना नहीं की थी कि इस तरीके से होगा, जिससे उसके पैर हिले एकदम। तो ये जो था भारतीय वायुसेना का जो रोल था इन सपोर्ट ऑफ एंड डायरेक्ट एक्शन, सपोर्ट भी था और डायरेक्ट एक्शन भी था। तीसरा एक और, जहां पाकिस्तान हैवी पड़ रहा था थल सेना के लिए, उस टारगेट को सॉफ्टन करना अटैक के द्वारा, जहां उसके कंसंट्रेशंस हो रहे थे उसको नेस्त नाबूद करना, कम्युनिकेशन को ध्वस्त करना। क्योंकि सर उसने तो श्रीनगर, जोधपुर, आपका अंबाला तक पे बहुत सारे अटैक किए थे ना? बिल्कुल बिल्कुल सर। 71 हो गया सर, बात ऑपरेशन मेघदूत की कर सकते हैं, जिसकी अभी हम जिक्र कर रहे थे कि हमने मशीन को उस लेवल पे इस्तेमाल कर लिया जो उसके बनाने वाले इंजीनियर थे वो भी हैरान हो गए कि ये कैसे किया। उस मेघदूत के बारे में सर बताएं। और जबकि पाकिस्तान उसको कब्जा करना चाहता था पूरी तरह से, सियाचिन ग्लेशियर। देखिए, ऐसा था कि सियाचिन और ये जो नॉर्थ के हमारी स्ट्रेटेजिक पोस्ट वगैरह हैं, ये मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और पाकिस्तान ने क्या किया कि धीरे धीरे वो अपना वहां पे मालिकाना हक जताने के लिए, आधिपत्य जमाने के लिए उसने अपने फौजियों के साथ में, और रेगुलर्स भी थे उसमें,
टूरिस्टों का आवाजाही उसने बढ़ा दी, अच्छा, एडवेंचर के नाम पे। फौजियों की शक्ल, फौजी उनके साथ मिलके बस उसको प्रमोट करना शुरू किया। लक्ष्य उसका यह था कि पूरे साइचिन के ऊपर कब्जा कर, और उसने जो था अपना ऑपरेशन प्लान कर लिया था, जिसको इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी ने प्रीएम्प्ट किया। और ये अगर पोस्टें अगर हमारे पास से चली जाती तो वो ऊपर है, हम नीचे हैं, हमारा बहुत बड़ा नुकसान होता। ऑपरेशन मेघदूत के अंदर ये लिमिटेड एरिया कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जिसके अंदर कि हमने पाकिस्तान को तगड़ी शिकस्त दी थी। और उन डिफिकल्ट टेरेन्स में जो डिफिकल्ट पोस्ट थी, इतना आसान नहीं था उनको कब्जा करना। मैं सल्यूट और सलाम करता हूं हमारे थल सेना के जवानों को, अधिकारियों को और भारतीय वायुसेना को, इस सामंजस्य के साथ में उस हाइट पे और दुश्मन को शिकस्त देने के बाद उनके ऊपर कब्जा थे। ये था ऑपरेशन मेघदूत। वन ऑफ द इम्पॉसिबल्स वर मेड पॉसिबल इन ऑपरेशन मेघदूत। अभी से जिक्र कर रहे थे कि जो हमारे जो फाइटर्स थे, फाइटर प्लेन्स थे, उनको हमने उनकी कैपेसिटी से ज्यादा हाइट बढ़ा दिया। वो कैसे किया सर? देखिए, एक होता है गिव अप एटीट्यूड, ठीक है, कि आपके पास मुसीबत आई है, गिव अप कर दिया, गिव अप कर दीजिए पहले से ही। एक होता है कि जैसे हम स्कूल में दौड़ते थे तो टीचर नाम लिखने के लिए बोलती थी, तो अधिकतर तो नाम लिखाते नहीं थे। 8-10 लोग जो नाम लिखाते थे और जब दौड़ शुरू होती थी तो आधे पे जाके हाफ जाते थे, रुक जाते थे, 5-6 लोग आगे बढ़ते थे। और जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे भी हैं, वो भी हाफ चुके हैं, लेकिन उनको विक्ट्री स्टैंड नजर आ रहा है। सांस उनकी बिल्कुल वो हो गई है, ली नहीं जा रही है, यहां तक तो आएगा, थोड़ा सा और कर लेता, वो थोड़ा करके वो ऊपर पहुंच गए थे। कि दे शिवा वरमोही एहे, दे शिवा वरमोही एहे, शुभ कर्म न ते कहूं न टरो, जब जाए लड़ो और इसो निश्चय कर अपनी जीत को। जीत के लिए कोई वो ऑप्शन नहीं है, दुश्मन को तो हारना ही हारना है। मैंने निश्चय कर लिया है कि मुझे जीतना है, ये निश्चित है। और जब आदमी उस निश्चय के साथ चलता है कि कोई चांस नहीं ले रहा हूं मैं, करना है, दुश्मन को तो हारना है और मुझे करना है ये, तो वो जो है, 2 चीजें यहां हो गई शामिल। एक तो हाई लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म, हाई लेवल ऑफ प्रोफेशनल से सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस से कैपेबिलिटीज बढ़ती है। आप अपनी मशीन की कैपेबिलिटीज को पूरी अच्छी तरीके से जानते हैं घुस के, और ये हिंदुस्तानी बहुत बड़ी कैपेबिलिटीज को जानना, जो मैन्युफैक्चरर को नहीं मालूम उसकी कैपेबिलिटी, उसका आपने असेसमेंट कर लिया। ऐसे नहीं कि धूल में लट्ठ मार रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम एक्सेस कर रहे हैं वहीं पे गिर गए, हम लक्ष्य प्राप्त करके। ऐसा मतलब है हमें अपने जहाज पे विश्वास है, हमें अपने आप पे विश्वास है। सर वो कंडीशन क्या थी जहां उड़ाया, जबकि वो तो कंडीशन थी नहीं कि इतना ऊंचा उड़ जाए, वो क्या कंडीशन है सर सियाचिन की? देखिए, कंडीशंस फिजिबिलिटी है एक, ठीक है, कंडीशंस वेदर, स्ट्रॉन्ग विंड्स, ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, हाई टेम्परेचर्स, जिसके अंदर की आपका जो मिसाइल सिस्टम है और जहाज के इंजन्स जो हैं वो अपनी क्षमता से कम काम करना शुरू कर देते हैं, उनके डिटोरेशन उनके अंदर आ जाता है। आप ज्यादा लोड नहीं ले जा सकते, जिस लोड के लिए जहाज डिजाइंड है उतना लोड नहीं ले जा सकते। सारे मानक तोड़कर हम ऊपर चढ़ गए। यही तो शान है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।
सर आप कारगिल योद्धा भी हैं जी। और अब कारगिल की हम बात करेंगे सर। वो कारगिल युद्ध में वायुसेना का क्या रोल रहा और आपने तो लड़ा भी है उस युद्ध को, तो उसे थोड़ा सा और विस्तार से सर बताइए, और खासकर एयरफोर्स का रोल रहा उसमें वो बताइए, क्योंकि बहुत हाइट थी उसकी, क्योंकि हमारे सैनिक नीचे थे और पाकिस्तान बहुत ऊपर था वो, और वो भी चोरी छुपे आके बैठ गया था पहले से वो। देखिए, वो एक बहुत ही, अगेन मैं कहूंगा, इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने वाली एक लड़ाई थी, जिसमें हम टोटली बाय सरप्राइज लिए गए थे। दुश्मन जो था, जो पोस्टें हमने खाली कर दी थी, ठंड के समय सब लोग रिसीड कर देते थे, पोस्टों खाली छोड़ दिया जाता था, दुश्मन उसके अंदर जाके बैठ गया। साथ में उसने अपने जो बंकर्स वगैरह थे उनको और अच्छा फोर्टिफाई कर लिया। ऐसा थे, टरेन्स ऐसी हैं। जहाज के लिए देखिए सबसे बड़ी चीज जो है चाहिए, एक तो क्लियरेंस चाहिए, है ना, नहीं टकरा जाएगा पहाड़ियों में। और पहाड़ों के अगर आप देखें तो बड़े दुर्गम, टेढ़े मेढ़े जंगल, पेड़, हर तरीके के ऐसा था तो। हाँ, उसके अलावा क्या होता है कि हाइट पेड़ हैं, जब आप ऊपर से देख रहे हैं तो बीच में पेड़ों का ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, और टाइम है नहीं आपके पास, बंकर उसके पीछे छुपे हुए हैं या किसी कर्व में जहां पहुंच नहीं सकते। तो ये जो हवाई युद्ध था, ये वर्ल्ड का मोस्ट डिफिकल्ट आज तक का एक युद्ध था, मोस्ट डिफिकल्ट। इस टेरेन के अंदर आज तक इस तरीके का युद्ध का कहीं कोई एग्जाम्पल नहीं है। अगर आप, जैसे मैंने पहले बताया कि हाई ऑल्टीट्यूड की वजह से आपकी क्षमताएं कम हो जाती हैं, फिजिकल एबिलिटी इंसान की भी कम हो जाती है। ऑक्सीजन नहीं है, वो तो क्या, ऑक्सीजन का उस प्रावधान होता है उसके अंदर, लेकिन जहाज के लिए भी तो चीज चाहिए भाई, जो फ्यूल बर्न हो रहा है तो उससे भी तो एनवायरनमेंट से ही चाहिए ऑक्सीजन, है ना। अब आपके पास चैलेंजेस मल्टीपल हो गए। एक तो इंसानी क्षमता, जहाज की डिटोरेटेड कंडीशंस, दूसरा जो बंकर्स वगैरह उनके बने हुए हैं वो इस तरीके से कि वो तो पत्थर भी अगर फेंके बम बनेगा तो बम बनेगा, ठीक है। लोकेशन ऐसी है, अब हमारे सैनिकों को बिल्कुल इस तरीके से स्टीप चढ़ाइयों पर चढ़ना है, उस तरफ उनकी तरफ प्लेन है, तो उनके लिए तो आसान है। हमारे लिए चढ़ेंगे और दुश्मन की फायर में, इन जज्बा देखिए आप, ये इस तरीके से नहीं हुआ। हमारे थल सेना के सैनिक जो थे, जानते हुए कि लौट नहीं पाएंगे, 80% कैजुअलिटी हो रही थी वहां से, भारतीय वायुसेना ये सोच के समझ के कि हमारी मैसिव कैजुअलिटी होगी। अच्छा, जैसा मैंने टेरेन के बारे में भी डिस्कस किया आपको, आप फायरिंग कर रहे हैं लेकिन बंकर्स में उनको कुछ नहीं हो रहा है। लेजर गाइडेड मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया, कहां बैठे हो, और जहाजों ने जो था, जिस तरीके से कहते हैं ना, हमारी अगर कोई चीज गिर जाती है जमीन पे, छोटी होती है, ढूंढते हैं और फिर हम ढूंढते हैं ऐसे, कहां बैठी है, कहां बैठी हुई है, ऐसे मारा। एग्जैक्टली आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारे जहाजों ने इस तरीके से दुश्मन के ठिकानों को ढूंढ के, और कहां से हम अपनी मिसाइलों को पेनिट्रेट कराएं ताकि दुश्मन का नुकसान, इस तरीके से ये जो हमारा ये युद्ध था, इसके अंदर हमने सफलता प्राप्त करी थी, और इसी से उनके पैर उखड़े थे। सो कुछ कारगिल का कुछ आपको कुछ ऐसी चीज याद हो जो लगता है कि बताना जरूरी है, कुछ बताइए, क्योंकि वो ये युद्ध दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। एक दिन मैंने गिव अप कर दिया था। किस लिए गिव? लड़ने से नहीं,
रोज जो है एक के बाद एक कैजुअलिटीज हो रही हैं और डेड बॉडीज आ रही हैं। एक लिमिट तक ही आप उस मंजर को देख सकते हैं। इनिशियल शॉक जिसे कहते हैं, उससे तो हम आगे उबर गए। ठीक है, उसके बाद तो मैंने कविता लिखी थी। अच्छा, स्वीकार युद्ध के आमंत्रण का हम करते हैं पाकिस्तान। शुरू में जब ज्यादा डेड बॉडीज आई तो मन थोड़ा हिला एकदम। उसके बाद हम ही नहीं, सभी लोग उभरे। स्वीकार युद्ध के आमंत्रण का हर हम करते हैं और तेरी हर एक गोली से स्फूर्ति पाते हैं। रणभूमि में होली का अपना गौरव है। जहां तक खून हो रहा है, रणभूमि में होली का अपना गौरव है और स्वर्ग से भी सुंदर यहां का मौसम है। रणबांकुरे हमारी योद्धा, रणबांकुरे लालायत शादी का सेहरा बांधे हैं और खून से भरकर मांग भूम की कितने शादी रचा चुके हैं। तो अब तो आर पार की लड़ाई होगी। ये हर एक किसी का जो जज्बा था, मैंने पर ये तो फौजी ही महसूस कर सकता है सारी चीजों, क्योंकि उसने सारी चीज देखी है। हम लोग तो यहाँ आराम से बैठे हुए थे, जो फौजी ने देखा है अपने साथियों को शहीद होते हुए, हर आदमी नहीं झेल सकता चीजों को। यहां मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट, और ये भारतीय सेना के अंदर ही है। पहली बात तो हम अपने किसी साथी को मरता हुआ नहीं छोड़ते। सही बात। हर एक किसी के अंदर ये जज्बा होता है कि वापस लाना है, कि अगर किसी को कुछ हो तो मैं, और इसका मैं आपको एक उदाहरण दूं कारगिल का। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं एयर डिफेंस सेटअप जो था हमारा, वहां बैठा, अचानक हमने देखा कि 5-6 जहाज जो हैं रडार पे, और वो जो हैं हमारे लोकेशन की तरफ आ रहे हैं, दुश्मन के, पाकिस्तान के। हाँ, लगा ऐसा। और दुश्मन का सबसे पहला टारगेट होता है ना, दुश्मन की आंखें फोड़ दो, तो उसका टारगेट हम एयर डिफेंस वाले होते हैं। ठीक है, कि उनको आने वाले जहाजों को न्यूट्रलाइज करेंगे तो यही करवाएंगे, जो एयर डिफेंस के लिए। और डायरेक्शन तो हम समझ गए हमारे लिए आ रहे हैं। और उसी वक्त क्या हुआ कि हमारे मोबाइल ऑब्जर्वेशन पोस्ट होती है जो बॉर्डर पे फिजिकली लोग खड़े होते हैं, और उनके पास एक सिस्टम होता है कंप्यूटर, तो उसमें अलग अलग बटन होते हैं। तो आया 4 जेट्स लोग फिजिकली देख के, तो ये हो गया। तो मैंने मन में सोचा कि देखो मैंने तो बहुत जिंदगी जी ली और ये परमात्मा ने मौका दिया है, मैं अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचा लूं। तो मैंने कहा भाई एक आदमी मेरे साथ यहां रहो इस ऑपरेशन रूम में, और बाकी सबसे मैंने कहा कि आप लोग जो है ट्रेंचेस में, बंकर्स में चले जाओ। अब वहां पे क्या हुआ, तो नहीं सर आपकी फैमिली आप जाओ। वो मुझे फोर्स कर रहे हैं, मुझे चिल्लाना पड़ा और स्पेसिफिक ऑर्डर जब कि डोंट वेस्ट टाइम, गेट इनटू इट, मुझे फोर्स करना पड़ा। तो ये जो जज्बा है एक दूसरे के लिए, मैं मर जाऊं, मैं कुर्बान हो जाऊं। ऑपरेशन सफेद सागर क्या था? ऑपरेशन सफेद सागर जो था ये कारगिल का ही था, वायुसेना का कोड वर्ड जी था ये ऑपरेशन सफेद सागर, जिसके बारे में हमने जिक्र करी कारगिल में, ये वही था। सर ऑपरेशन बंदर, और ऑपरेशन बंदर क्यों कहा गया है इसको? ऑपरेशन बंदर ही हमारा नहीं था, 2019 का था। 2019 का था, जो पुलवामा हुआ था उसके बाद आप लोग अंदर गए थे, एयरफोर्स तो गया था। हाँ, ये क्या कहते हैं, ये बालाकोट, बालाकोट, हाँ बालाकोट जो था,
बालाकोट में फिर जो मैं आप कह रहा था कि हमारी अलग अलग तरीके के जो हम वो करते हैं, इसके अंदर क्या था, हमारे पास इंटेलिजेंस इनपुट्स बहुत थे और काफी समय से थे, अभी नहीं कई सालों से, कि भाई हर एक कोई जानता है, बच्चा बच्चा जानता है कि पाकिस्तान में उनके ट्रेनिंग कैंप्स हैं जहां की आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने के बाद उनको घुसाया जाता है। या हमने टेक्नोलॉजी वगैरह की मदद ली, मैं उनको डिस्कस करना नहीं चाहूंगा, और हमने अपनी इंटेलिजेंस सोर्सेस से, अपनी टेक्नोलॉजी से ये हमने किया कि भाई यहां पर और आतंकवादियों का कैंप चल रहा है और जमावड़ा है जी। और जब तक कि हम अब इन आतंकवादियों के उनको अंदर जाके नहीं मारेंगे, जो मैंने आपका स्ट्रेटेजिक डिफरेंस, तब तक पाकिस्तान की समझ में नहीं आएगा, ना उनके आकाओं की, जो आतंकवादी आका है उनकी समझ में आएगा। तो उसके लिए ये बहुत ही एक टॉप सीक्रेट प्लान बनाया गया था, जिसके बारे में परिंदे तक को खबर नहीं थी, और जो लोग इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, इन्वॉल्व थे, उन तक को नहीं पता था कि हम इस मिशन के लिए जा रहे हैं। हेड्स ऑफ, ये मैं एक दक्षता ही कहूंगा। कुछ चुनिंदा लोगों को पता था जो इन्होंने प्लान किया था, ये सिर्फ और सिर्फ उनको। ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था कि आप अंदर जाइए, अंदर जाके उनको पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में उसको नेस्त नाबूद करिए। उसी में हमारे कैप्टन अभिनंदन मिग 21 उड़ा रहे थे। अब देखिए, अब यहां भी देखिए मैं पूछ, आप जो है F-16 जी, उसको मार दिया। कहां? F-16 जो था अमेरिका का, और वो जो है एयर सुपीरियरिटी फाइटर एयरक्राफ्ट था, और कहां मिग 21। ठीक है, उसके सामने तो खिलौना था मिग 21। सही बात। जिसकी ना तो गन्स की रेंज है, ना उसके अंदर एयर टू एयर मिसाइल की कोई रेंज है, ना उसके अंदर कोई एवियोनिक्स जो है उसकी कोई कैपेबिलिटी है ज्यादा उसके मुकाबले। कैसे मार दिया ना? और उसको मार दिया। कैसे मार दिया, वही तो पूछ रहा हूं। नहीं, पॉसिबल है। यहां पे देखिए, हम आपको जिक्र करूं, हमारे यहां एक एयर डिफेंस का सेटअप है, और हमारा एयर डिफेंस बहुत रोबोस्ट है, जिसके आगे हम इसको चर्चा करेंगे इसके ऊपर, और बहुत इंपॉर्टेंट है चर्चा करना। यहां पे जो हमारे फाइटर कंट्रोलर्स होते हैं, मैं भी एयर डिफेंस में रहा, उनका और पायलट का एक बहुत बड़ा एक वो होता है टीम, हैंड इन ग्लव्स, जो कि रडार पे दुश्मन के जहाज को देख के किस तरीके से उड़ रहा है, कैसे मुड़ रहा है, क्या कर रहा है, इंटेलिजेंस सब अंदाजा लगाते हैं कि ये, और जहाज रडार पे क्या आता है, सिर्फ एक बिंदी आती है। अब तो डिजिटाइजेशन हो गया है, तो जहाज बना हुआ आता है, लेकिन जहाज बना क्या आता है, कुछ भी आएगा तो जहाज बना देगा। ठीक है, तो उस जो बिंदी आई है, रिटर्न आया है, रडार क्या करता है कि अपना ट्रांसमिशन करता है, और किसी चीज से टकरा के जो हमारी ये था सिग्नल्स हैं वो रिटर्न होते हैं, उसको रिसीवर कैच करता है और उसको बताता है यहां पे कोई जहाज है, यहां पे कुछ है। ठीक है, जो फाइटर कंट्रोलर होते हैं ऑपरेशंस रूम में, वो अब काफी चीज कंप्यूटराइज भी हो गई हैं, तो ऑटोमाइजेशन भी हो चुका है अब। तो क्या कहते हैं, पता कर लेते हैं कि अच्छा ये है तो ये वाला जहाज होगा। अच्छा, ऐसा पता करते हैं अपने प्रोफेशनल, अपनी नॉलेज से, अपनी स्टडी से, ये वाला जहाज होगा, इसकी बगल में जो जहाज उड़ रहा है, ठीक है, ये इसके जैमर्स होंगे, ये इसका बॉम्बर होगा, ये इसका इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट होगा। तो सारे साथ चलते हैं, पूरे फॉर्मेशन चलती है। अच्छा, मैं तो ये सोच रहा था कि सारे वही बॉम्बर्स होते हैं। देखिए, ऐसा होता है
दुश्मन का एम क्या है? दुश्मन का एम है, एक होता है वेपन रिलीज लाइन, मतलब हर एक जो दुश्मन के पास जो मिसाइल्स हैं जहाज में लगी हुई हैं उनकी कैपेबिलिटीज है, रेंज है, उसकी रेंज है। अगर उस रेंज से उसने फायर करी तो वहां पहुंच जाएगी, लेकिन अगर दूर से फायर करी तो पहले ही गिर जाएगी, है ना। तो जो फाइटर कंट्रोलर्स का टास्क है वो ये है कि दुश्मन का जहाज इस वेपन रिलीज लाइन, यानी कि जो उसकी मारक क्षमता है उससे पहले ही उसको या तो मार देना, रिलीज कराना है, मार देना है, किल कर देना है दुश्मन के जहाज को, और या वो क्या करे कि डर के मारे अपने सारे जो है वही फेंक के और वापस लौट के भाग जाए। अगर वापस लौट के भाग जाए ये भी हमारी जीत है। हाँ, मनोबल टूटता है, दूसरा उसने अपने रिसोर्सेज खत्म कर दिए, और तीसरा जो इतनी प्लानिंग करी थी उसने ये मान के कि पॉसिबल नहीं है और लौट। तो फाइटर कंट्रोलर्स का काम है किसी तो, और कैसे बचाते हैं वो, इसके लिए हमारे फाइटर इंटरसेप्टर्स होते हैं जिसको फाइटर कंट्रोलर वेपन बोलता है। वो होते हैं ग्राउंड टू एयर मिसाइल्स होती हैं, ग्राउंड टू एयर गन्स होती है, एंटी एयरक्राफ्ट गन जिन्हें बोलते हैं। जो दुश्मन की स्ट्राइक आती है उसके अंदर कुछ तो बॉम्बर्स होते हैं, उनके साथ में ये जिस तरीके हमारे इंटरसेप्टर्स हैं, इंटरसेप्टर मींस जो दुश्मन के जहाज के साथ लड़ने वाले जहाज, इंटरसेप्टर बोलते हैं उसको, इंटरसेप्टर बोलते हैं, जो दुश्मन को के जहाज को मारे वो जहाज। तो वो भी अपनी जो स्ट्राइक आती है उसके साथ में वो उनको भेजते हैं, किस लिए कि जब हमारे इंटरसेप्टर्स उनको आए इस स्ट्राइक को डैमेज करने के लिए, तो ये लोग उनके साथ उलझ जाए, तो इन दोनों में लड़ाई हो और स्ट्राइक आराम से निकल जाए, वो लड़ते रह जाए और ये स्ट्राइक लेमेंस लैंग्वेज में बताएं स्ट्राइक निकल जाए। साथ में उसके जैमर्स होते हैं जो कि कम्युनिकेशन और रडार को जैम कर देते हैं। तो फाइटर कंट्रोलर्स क्या करते हैं, इन सबको डिसाइफर करते हैं किस स्ट्राइक में ये जैमर है, ये है, ये है। तो उसका काम क्या है, दो है, एक तो इंटरसेप्टर से उलझे, दूसरा स्ट्राइक को आगे ना बढ़ने दे, तो कुछ को तो स्ट्राइक पे लगा दे, कुछ को इंटरसेप्टर। दूसरा क्या है, हर एक रडार के अंदर जो उसकी आर्मामेंट एवियोनिक्स वगैरह हैं, उनकी कैपेबिलिटीज हैं, उसके अंदर भी रडार लगा हुआ है। अच्छा। जहाज के अंदर, और वो स्कैन कर रहा है आगे। तो कोई भी जहाज सामने से आएगा और उसका एक कोन है कि इस कोन के अंदर जो भी आगे जहाज होगा वो डिटेक्ट कर ले। वो एरिया कितना होता है सर? अलग अलग जहाज के अलग अलग डिटेक्ट कर लेगा। अगर उसने डिटेक्ट कर लिया दुश्मन ने, तो उसी तरीके से अपना एक्शन बदल देगा। जब देख लिया उसने, तो फाइटर कंट्रोलर काम क्या है कि उसकी आंखों से उसको बचा के रखे, अपने जहाज को दिखे नहीं, उसको सरप्राइज होना चाहिए। अच्छा, वो नीचे से करते हैं तरह सा, सरप्राइज होना चाहिए दुश्मन के ऊपर। और हमारे जहाज के अंदर भी क्या है, इंटरसेप्टर उसकी भी रेंज है मिसाइल वगैरह की, हम उसके पास उस डिग्री में लाएं। अच्छा, पीछे से अगर मान लो हमने अपना रडार ऑन किया, या मिसाइल के अंदर भी अपने वो है डिटेक्शन सिस्टम, लॉक ऑन करने का सिस्टम, एक बार आपने छोड़ दिया तो अपने आप ही जाके डिफरेंट फॉर्म्स हैं, हीट सीकिंग मिसाइल्स हैं दूसरे, उस तरीके से। तो उसकी रेंज में हम लाएं, पीछे उसके भी डिटेक्शन, टेल वार्निंग सिस्टम उसको बोलते हैं, दुश्मन को वो लगा हुआ है। पीछे से भी अगर किसी ने को रडार ऑन किया या मिसाइल को ऑन किया तो उसके अंदर इंडिकेशन आ जाएगा पीछे कोई है। तो वो क्या करेगा कि इवेसिव एक्शन ले लेगा, ठीक है। या अगर हीट सीकिंग मिसाइल है तो अपने चैफ्स डिस्पेंसर्स को भेज देगा, ड्रॉप कर देगा, वो है ना आपने ग्लिटर्स, तो मिसाइल उसके पीछे लग जाएगी, ठीक। तो फाइटर कंट्रोलर काम है कि इन सब चीजों से बचा के उसको इस तरीके से ले जाए कि उसकी जो वेपन है उसमें लगे हो उसकी रेंज में आ जाए और दुश्मन को एकदम सरप्राइज मिले, मतलब निकलने का मौका ही ना।
सर इतनी स्पीड से इस फाइटर्स उड़ते हैं, उसमें कितनी क्विक डिसीजन लेना होता है कि करना क्या है, वो कैसे ले पाते हैं फाइटर्स? ये जो है हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा। क्योंकि सेकंड्स में चलता है वहां, तो सारा मामला सेकंड्स में होना है। बिल्कुल, सेकंड नहीं, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड। फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स। फ्रिक्शन ऑफ सेकंड मेक्स अ डिफरेंस। कि जब हम अपनी दुश्मन के जहाज के लिए ले जा रहे हैं, एक तो मैंने कहा सरप्राइज, इसका मतलब ये दुश्मन का जहाज आ रहा है, इधर से वो देख पा रहा है, इस पूरे में पीछे इधर से देख पा रहा है, तो मुझे यहां पे लगाना है साइड से, या नीचे उसका कोन है तो ऐसे देख रहा है, तो मुझे इस कोन के से नीचे ले जाना है, जो भी मैं अपनी वो करूं। और इसमें क्या है कि टर्न का, जैसे आप गाड़ी ले जाते हैं, ठीक है, आप गाड़ी ले जा रहे हैं और इसमें टक्कर, तो क्या होगा कि अगर आपको सामने यहां पे एक साथ मिलना है तो आपको एक स्टैंडर्ड स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी, जो इसकी स्पीड के साथ कुछ सामंजस्य बिठाए। और फिर क्या हो कि उसका जो टर्न है, रेडियस ऑफ टर्न, वो भी उपयुक्त होना चाहिए। तो ये जो है, ये फाइटर कंट्रोलर्स का एक ट्रेनिंग होती है। और आपको ताजुब होगा, एक वक्त में फाइटर कंट्रोलर जो है 2-2, 3-3, 4-4 चीजों को, मतलब जो जहाजों से वो आ रही है कम्युनिकेशन, बोल भी रहा है, जहाज को सुन भी रहा है, डायरेक्शन भी अपने स्टाफ को दे रहा है, अच्छा ठीक है, कमांड हेडक्वार्टर को भी बता रहा है, इधर कर रहा है, ये सब काम एक साथ करता है। और फ्रिक्शन ऑफ सेकंड मेक्स अ डिफरेंस। एंड सेम थिंग गोज विद द पायलट। इसलिए मैंने कहा कि दोनों की जो टीम है, अगर इसका सामंजस्य अच्छा है, ठीक है, तो ये एक रोबोट सिस्टम है। तो सर कभी कभी हम लोग मूवीज में देखते हैं कि जैसे हमारा फाइटर जो पायलट है, तो क्या वो दुश्मन के पायलट से ही बात कर सकता है? क्या आपस में बात होती है क्या? कई मूवीज में देखा है, अब पता नहीं वो सही है गलत है। नहीं, पार्टली इसको आप सही कह सकते हैं, दुश्मन नहीं कहूंगा। ऐसा होता है कि जब दुश्मन का जहाज को, दुश्मन नहीं, हमारा एयर स्पेस जो है उसके अंदर कोई भी जहाज बिना परमिशन के एंटर नहीं कर सकता। अच्छा। जो भी जहाज है, चाहे वो हमारा सेना का जहाज है, वो भी जब फ्लाई करता है तो उससे पहले उसको अपना फ्लाइट पैन रजिस्टर कराना पड़ता है, फ्लाइट पैन दे सबमिट करना पड़ता है, और उसको फिर एयर डिफेंस क्लियरेंस मिलता है। सिविल के जितने भी जहाज उड़ते हैं सबको, हमारी इंडियन एयर स्पेस में जो भी जहाज होगा उसको एयर डिफेंस क्लियरेंस के लिए अप्लाई करना, तो वो मूवमेंट आ जाता है हमारे पास। हम क्या करते हैं कि उसको अपने यहां करते हैं, और कोई भी जहाज हमें डिटेक्ट होता है हमें, तो हम उससे पता कर लेते हैं कि ये फ्रेंड है, फ्रेंड मतलब जिसने ऑलरेडी फाइल किया हुआ है, या अननोन है। लड़ाई के टाइम में उसी को एनिमी एयरक्राफ्ट बोल देते हैं। जब कोई पीस टाइम में अननोन एयरक्राफ्ट होता है तो पहले हम पता करते हैं, कभी कभी क्या होता है कि उसका कोई सिस्टम खराब हो गया, कम्युनिकेशन सिस्टम खराब हो गया, नेविगेशन सिस्टम खराब हो गया, तो भटक भी जाते हैं जहाज, है ना। तो भटक गया, भटका हुआ तो नहीं पीस टाइम में, तो हम क्या करते हैं कि अपने जहाजों को भेजते हैं और उसके पीछे लगा देते हैं, पीछे लगाते हैं, वो देखते हैं, हम बताते हैं कि भाई ऊपर से ट्रांसमिट के ये इसकी मार्किंग है, ये इसका ये है, इसका ये है, नंबर इसका ये है, नेशनैलिटी इसकी ये है, टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट क्या है। फिर नीचे से फाइटर वो डिसीजन लेते हैं कि उसका क्या किया जाए। कभी कभी क्या होता है कि हम फ्रीक्वेंसी चेंज करके उससे बात कर सकते हैं। अच्छा। इंटरनेशनल फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक है, इंटरनेट डिस्ट्रेस फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, जो कॉमन होती है सबकी, सब जहाजों में उसे दें। लेकिन लड़ाई के टाइम में कोई किसी से बात नहीं करता, फिर तो सीधा हिट करना है। टाइम ही का, मैंने फ्रिक्शन ऑफ सेकंड की बात की, और जरूरत क्या है, उससे दोस्ती थोड़ी करनी है, हाँ, तो मारना है, वो तो आया इसीलिए। सर ऑपरेशन सिंदूर पे अगर हम आते हैं, जो अभी लेटेस्ट हुआ है 2-3 महीने पहले की बात करें, तो ऑपरेशन सिंदूर को आप किस नजरिए से देखते हैं, और हमारी स्ट्रेटेजी और पाकिस्तान की जो हालत हमने खराब की अंदर घुस करके, उस बारे में बताएं। देखिए, जैसे मैंने शुरू में आपसे कहा था कि
हमारी जो वायुसेना की जो नीति रहती है, या आप थल सेना उसकी बात करें, जल सेना की, नेवी की, के हाई लेवल ऑफ प्रोफेशनल एवर ऑपरेशनल रेडिनेस, यानी कि रोज हमारा अभ्यास ऐसा हो कि जो कि किसी भी वक्त, इस क्षण भी अगर दुश्मन हो जाए तो हमारे वॉर प्लान्स अपडेशंस, अगर ये तो हम क्या करेंगे, वो होगा तो हम क्या करेंगे, ये होगा, हमारी कैपेबिलिटीज ये है, दुश्मन की ये है, आज दुश्मन ने ये कैपेबिलिटी अपनी बढ़ा दी, ये उसकी कम हो गई, हमारी कैपेबिलिटी ये हमने बढ़ा दी, ये कम हो गई, सारी चीज का असेसमेंट करके हम एक बिल्कुल लक्ष्य को साध के हम अपने प्लान्स ना सिर्फ बनाते हैं बल्कि उसके ऊपर हम अभ्यास करते हैं। और वो अभ्यास ऐसा होता है कि जब लड़ाई का समय आए तो हमें जो अभ्यास करते वक्त जो परेशानियां, सो तो डेली का है सारी, वो तो रोज की, वो बहुत कम हो जाए, बहुत कम हो जाए। दूसरी बात, जो हमारा अभ्यास है, मैक्सिमम अचीवमेंट विथ लेस एफर्ट। हमारा एम क्या है, और एम को टारगेट प्रिसीशन अप्रोच, कि जो मेरा लक्ष्य है उसकी को मुझे प्राप्त करना है, और हर हालत में वो किस तरीके से मैं बिल्कुल आसानी से प्राप्त करूं, ये हमारा एक उद्देश्य और हमारी ट्रेनिंग। तीसरी बात जो मैंने आपसे कही थी उसी को रिपीट कर रहा हूं, स्ट्रेटेजिक डिटरेंस। अब जब हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं तो पहली बात तो पाकिस्तान और हमारे अंदर ये अंतर है, हमने सीना ठोक के पहले से ही कह दिया कि हम करेंगे, और वो सबक सिखाएंगे कभी सोचा भी नहीं था, कि सोचा भी नहीं था। तुम्हारी और तुम्हारे आकाओं की, जो तुम्हें सपोर्ट में दूसरे लोग खड़े हुए हैं, उनकी रूह कहां पे है, ऐसा हम जवाब देंगे। और उसी के साथ में हमने बिना किसी फेलियर के भारतीय वायु सेना और भारतीय सेनाएं, मैं कहूंगा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में, विश्व के अंदर एक ऐसी सेना उभर के आई है जो कि कोई उदाहरण नहीं है। और कैसे उदाहरण नहीं है? हमें जो लक्ष्य प्राप्त करना था 100% एक्यूरेसी के साथ, आजकल किसी युद्ध के अंदर, विश्व में जितने युद्ध हैं उनके अंदर 100% अचीवमेंट किसी में नहीं। और फिर दूसरी बात आती है विदाउट एनी लॉसेस। ठीक है, दुश्मन के पास क्या है? मोस्ट हाई लेवल, जिसको मोस्ट रिलायबल समझता था, चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको हिंदुस्तान ने वो प्रूव कर दिया चाइनीज है, चाइनीज खिलौना है ये, हम लोग कहते हैं चाइनीज है, चाइनीज। ठीक है, हम वार करें तो 100% अचीव करें, दुश्मन आए तो हमारे पास कोई असर ना पड़े, कोई नुकसान ना हो। ऐसा विश्व के किसी युद्ध के अंदर नहीं। ठीक है, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम, यहां मैं एक टेक्निक का इस्तेमाल किया था, स्ट्रेटेजिक टेक्निक जो पाकिस्तान ने इस्तेमाल करी थी चाइना के उससे मदद से, और चाइना के उससे, हर एक जो सिस्टम होता है उसकी एक लिमिटेशंस होती है। जैसे आपका कंप्यूटर है, वही सेम चीज उसके अंदर है कि अगर उसको ज्यादा लोड डाल देंगे तो क्रैश हो जाएगा। लिमिटेड वो जो है उसको वो कर सकता है। तो यहां ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। ड्रोन्स, और ड्रोन्स में भी क्या हुआ कि उन्होंने बिल्कुल बैराज, सैकड़ों की संख्या में एक साथ उन्होंने पूरे हमारे जो वेस्टर्न सेक्टर था, जैसलमेर, पूरा उन्होंने उसके ऊपर भेजा। ठीक है, अब उसके अंदर कुछ तो एक्चुअल थे और काफी फेक थे।
लेकिन जो आपका कंप्यूटराइज सिस्टम है वो तो नहीं जानता कि फेक कौन है, क्या है। ये जानबूझ के किया गया कि इनका एयर डिफेंस सिस्टम इससे जैम हो जाएगा या क्रैश कर जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, और हम जो हैं उसका फायदा उठाएंगे। क्योंकि जो भी हमारे दुश्मन के हो या हमारे जो मिलिट्री एसेट्स होते हैं या एयरफील्ड्स होती हैं, उनके बीच में उनके प्रोटेक्शन के लिए बीच बीच में एयर डिफेंस सिस्टम होता है, रडार सिस्टम, मिसाइल सिस्टम, गन सिस्टम अलग अलग होते हैं। और ये अगर इससे छूट गया तो ये टेक ऑन कर लेगा, इससे छूट गया तो ये टेक ऑन कर लेगा। मल्टी लेवल होता है सर। अब भारत की जो वायुसेना की जो आप कहेंगे काबिलियत और हाई लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म, हमारे जहाज गए जिसको वो चाइना का माल, जैसे अभी आप कह रहे थे चाइनीज माल, ठीक है, एयर सिस्टम, उसको नेस्त नाबूद किया, ठीक है, अपने लिए सेफ कॉरिडोर बना दिए, और पिन पॉइंट एक्यूरेसी से जो कहा था प्रधानमंत्री ने, ठीक है, ऐसा हम करेंगे कल्पना भी नहीं कर सकते कि जहां उनका जो आतंकवादी सरगना था वो आंसू आ रहा था कि मैं भी मर जाता सही बात है। ठीक है, जो दुश्मन ने हमारे ऊपर अटैक्स करे वो सारे हमारे एयर डिफेंस सिस्टम में। और एक और मैं यहां बड़ी गर्व के साथ बात कहूंगा, ये सब हमने अपने लेटेस्ट सिस्टम से नहीं किया। अच्छा था, ऐसा भी था। जो हमारे पुराने रिडंडेंट सिस्टम थे, पर जिसको दुनिया कहती है कि बिल्कुल ऑब्सलीट हो चुके हैं, हमने अभी भी तक उनको फेंका नहीं है। उन्हीं सब में खत्म कर दिया सब। उनको न किया, बल्कि उनको हमने मॉडर्नाइज किया। मॉडर्नाइज के, चाहे आप आर्मी का कहिए या एयरफोर्स का, हमारा इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस, और इसमें काफी चीज इंडिजीनियस थे। तो विश्व में हमने जो मैंने कहा था स्ट्रेटेजिक डिफरेंस, वो हमने ये सिद्ध कर दिया, ठीक है, कि ठीक है चाइना जो भी हो, कि अगर इनसे करोगे तो एक तो ये है कि इनके अंदर घुसना बहुत मुश्किल है। इनकी जो फोर्टिफिकेशन है एयर डिफेंस सिस्टम से, वो बहुत पावरफुल, शक्तिशाली और सक्षम। भारतीय एयर डिफेंस को पेनिट्रेट करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और इसके अंदर जो सबसे बड़ी खूबसूरती देखिए, हमारे ग्राउंड स्टाफ के हैं, हमारा एयर डिफेंस स्टाफ कहिए, हमारे पायलट्स कहिए, सबके अंदर जो टेक्निकल स्टाफ है उसको कहिए, हमारे लॉजिस्टिक्स जो पूर्ति करते हैं स्पेस की, इसकी उसकी, ये सबका जो सामंजस्य भारतीय वायुसेना का था, वो इतना सुंदर था कि उसने ग्राउंड पे दिखा दिया कि वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, एंड कोई अनमैच्ड है। कोई भी दुनिया के अंदर ऐसा देश नहीं है, मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, जिसमें दुश्मन ने वार किया हो, कुछ नहीं हुआ हो, और हमने वार किया हो 100%। मतलब दुश्मन की या कहें दुनिया की उन लोगों की गलतफहमी दूर करती कि तुम जहां से सोचते हो, जहां तुम्हारी सोच खत्म होती है, वहां से हम सोचना शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली। सर, हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो हम लोग अब खुद पे निर्भर होने लगे हैं। जो हम पर आधिपत्य जमाना चाहते थे, उनकी गलतफहमियां भी दूर कर दी हमने, और कर रहे हैं कि हम तुमसे नहीं ले, हम खुद ही कर सकते हैं। और बहुत सारे देश अब हम पे डिपेंड होने लगे कि हमसे चीजें खरीदने लगे हैं। उसको कैसे देखते हैं? देखिए, जो सबक मैंने आपको पहले बताया था कि यूएसएसआर जब डिसइंटीग्रेट हुआ था तो हमें दिक्कतें आई थी। जो सरकार का एक फोकस है 2-3 चीजों पे है। एक तो आप नया डेवलपमेंट करिए, एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी पे पूरा
हमारा ध्यान है। ठीक है, एक तो सबसे बड़ी बात है। दूसरा, जो हमारी पुरानी चीजें पड़ी हुई हैं उनका बेस्ट यूज, और इसके अंदर हमारा हिंदुस्तान बहुत माहिर है। बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट जिसे हम कहते हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने, हम तो सर पानी के पंप से भी जुगाड़ चला देते। आप ये देखिए, जो शोल्डर फायर्ड मिसाइल्स थी, जो इस तरीके से थी कि भाई ऐसे कंधे पे रखा और देख लिया अच्छा दुश्मन का जहाज ये है, और यहां से और उसको फायर कर दिया। उसको हमने कंप्यूटराइज कर दिया। अच्छा सर। और अपने एयर डिफेंस सिस्टम में इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, गाड़ियों पे माउंट कर, कंधे की गाड़ियां लगा दी, अब वो अपने आप ही घूमता है। ठीक है, अपने सिस्टम से दुश्मन को डिटेक्ट करता है, फायर करता है, जिसको अगर हम स्क्रैप में बेचते तो हमारा खर्चा होता। सही बात। ठीक, तो इस तरह कई चीजें हैं। दूसरा, चाहे वो जहाज हो, आप देखेंगे कि अगले जो 10 साल बाद, 10 से 20 साल के अंदर, आज सच भारत जो है चौथी सबसे बड़ी वायु शक्ति है विश्व के अंदर। इंडिजिनाइजेशन, चाहे वो हमारे जहाज हो, चाहे हमारा मिसाइल सिस्टम हो, ठीक है, वो काफी उसके अंदर आप 10 साल के बाद देखेंगे कि पहली बात तो आप वहां से आइए कि जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब पहला स्क्वाड्रन बना था दिग्रोथ कराची में 19 अप्रैल 1933 के अंदर, 1933 करेक्ट, 4 वो जहाज थे जो कि उस समय के जो अंग्रेजों के जो रिडंडेंट एयरक्राफ्ट थे, उससे हमने वो कारनामे दिखाए थे। आज अगर हम देखें, अगर आप 62 की वॉर की बात करते हैं तो हमारे पास इवन पायलट्स के लिए बात करें या हम उनके लिए बात करें, हमारे ग्राउंड फोर्सेस के लिए लोगों का पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। रिक्वायर्ड जो कपड़े होते हैं, एप्रोप्रिएट जो कपड़े होते हैं हमारे, वो नहीं थे। लड़ाई के युद्ध की जो चीजें हैं, गन्स हैं, टैंक्स हैं, इनकी बात करें, हमारे पास रोड्स नहीं थी, हवाई पट्टियां नहीं थी, हवाई पट्टियां नहीं थी, सामान पहुंचाना ही बड़ा दुर्गम मुश्किल था। आपके फौजी लड़ रहे हैं, वेदर खराब हो गया है, जहाज से आप कितना पहुंचाएंगे। दूसरी बात क्या होती है कि जो दुर्गम जगह हैं, ये पहाड़ी वगैरह इलाके, यहां पे आप ड्रॉप कर रहे हैं, लैंड करने की जगह नहीं है, आप ड्रॉप करते हैं तो आपका मेजॉरिटी सामान तो खाइयों में चला जाता है। अगर वेदर खराब हो गया तो हम ना तो रेस्क्यू कर सकते। आज हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे बॉर्डर पे, चाहे वो चाइना की बॉर्डर बात करें या पाकिस्तान से लगे हुए बॉर्डर की बात करें, हमारा बहुत अच्छा सिस्टम बन गया है और बनता जा रहा है। पहली बात जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी युद्ध को, हमारे जहाज जो हैं वो हाईवेज वगैरह के ऊपर, हमारे स्ट्रैटेजिक थिंकिंग जो हमारी, हम एक बहुत ही पावरफुल विश्व के अंदर फोर्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं। दूसरा जो क्या नाम है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग, इंडिजिनाइजेशन जो हो रहे हैं, और इंडिजिनाइजेशन भी वो नहीं है हमारे, काफी देश क्या करते हैं कि दूसरों की नकल करके, हमारे खुद के अपने साइंटिफिक रिसर्चेस है, हमारी अप्रोच अलग है। तो 10 साल के बाद मैं जो समझता हूं, एज सच आज इंडिया उस स्थिति में है कि चाहे वो चाइना हो, पाकिस्तान तो कुछ है ही नहीं, मैं उसका तो नाम नहीं लूंगा, ठीक है, उसको हम कुछ समझते भी नहीं है, लेकिन हाँ तैयार जरूर रहते हैं। छोटे को भी कमजोर नहीं आंकना चाहिए। उसके पीछे बहुत बड़े लोग हैं ना सर।
ऑपरेशन सिंदूर की जहां बात करते हैं, सबसे बड़ा तो जो हार हुई थी, मैं अगर खुल के बोलूं तो पाकिस्तान की हार नहीं, ये चाइना की हार हुई थी। कुछ हद तक मैं अमेरिका की बात करूंगा, क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि लड़ाई रुके, लेकिन पाकिस्तान ने सारे सपोर्ट के आश्वासन के बाद, और अमेरिका ने, चाइना ने अंत में तो ये कह दिया था हम पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं, यानी कि तू चिंता मत कर, चिंता मत। हमें उधर तुर्की भी आ गया खुल के। और क्या था कि इनकी प्लानिंग के टर्की के थ्रू सारा रसद पहुंचाया जाता है। अच्छा सर, वो क्या वो टर्की का था या चाइना का था? ये सब चाइना, ऐसा जा रहा टर्की की तो चीजें थी, ऐसा नहीं टर्की का भी कुछ नहीं था, ड्रोन्स वगैरह, लेकिन ये बड़ी मिली भगत थी। चाइना खुल के पूरी तरीके से उसको सपोर्ट करता और आगे करता। क्यों करता रहता? उसे पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है, उसे है गिद्ध की तरीके से इंडिया को किस तरीके से वीक करे ताकि वो अपने पंजे बन जाएगा। जहां तक हम अपने उसकी बात करें जो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट जो लद्दाख के पास हुआ था चाइना के साथ, हमारे में जगह का नाम मेरे ध्यान में है, वहां पे जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था गलवान सर, गलवान के अंदर शुरू में तो उसने हमारे लोगों को कर दिया था, हाँ कर दिया धोखे से। फिर तो अपने डंडों से पीट दिया, और हम फेस टू फेस थे, बिल्कुल बिल्कुल फेस टू फेस। आप बैठे, मैं इस तरीके से हम लगे हुए थे। चाइना सोच रहा था कि बहुत बड़ा, लेकिन याद कि भाई उसको चाइना को भी ड्रॉ करना पड़ा। उसके तो बड़े वीडियो वायरल हुए। तो इस लड़ाई के अंदर चाइना और कुछ हद तक अमेरिका चाहते थे कि ये लड़ाई लंबी चले, क्योंकि इससे इकोनॉमिकली हिंदुस्तान कमजोर पड़ता, हमारे जो मिलिट्री आर्सनल्स हैं, जहाज हैं, बाकी थल सेना के चीजें हैं और नेवी चीजें, ये हमारी डिप्लीट कमजोर हो जाना। हिंदुस्तान एक बहुत कमजोर राष्ट्र बन जाता। जब कमजोर राष्ट्र होता तो क्या होता कि चाइना इंडिया के ऊपर हावी होना होता और हम असहाय हो जाते। अमेरिका पावर बैलेंस के लिए इंडिया को क्या करता, ठीक है, कि भाई तुम ये ले लो हमसे ये करो, ठीक है, हम तुम्हारे खड़े हुए हैं, लेकिन साथ में ये भी इंडिकेशन देगा अगर तुम हमारे टर्म्स पे नहीं आओगे तो हम पाकिस्तान के साथ हैं, तो फिर हम पाकिस्तान को कहते तुम मर जाओगे बीच में। ब्लैकमेलिंग। और अभी की जो आप देख रहे हैं अमेरिका की, मेरे समझ में तो ये हड़बड़ाहट उसी गए, क्योंकि ना तो उल्लू सिद्ध हुआ चाइना का और ना उल्लू सिद्ध हुआ अमेरिका का। पाकिस्तान जो था ये घबरा गया कि जिन चीजों के ऊपर चाइना की दी हुई खैरात में चीजों के ऊपर बड़ा घमंड कर रहा था, वो सब रखी रह गई। और वो दिन दूर नहीं था, बहुत ही जल्दी, जबकि कैलोसियल डैमेजेस होते, उसने उतना करके देख लिया, उसमें अपना नुकसान कर बैठा और उसे आगे का कहीं रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तो इसलिए उसने क्या किया, उसने चारों तरफ हाथ पैर फेंकने की कोशिश करी। उसने अमेरिका को अप्रोच किया कि आप किस तरह हमारी सुलह करा, इसको खत्म करवाओ। अमेरिका इंडिया से कहता है, इंडिया कहता है कि नहीं, आप अपनी चुप रहिए, जिसको जरूरत हो वो खुद बात करे। और आपने घुटने टेक कर दिए कि पाकिस्तान इंडिया को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, हम आपकी, और क्या अप्रोच कर रहे हैं, हम आपकी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हैं। इससे बड़ी हार किसी की हो नहीं सकती। हम आपकी सारी शर्तें, आप जैसे चाहो वैसे इस युद्ध को खत्म। अच्छा सर, इसी सिंदूर की अगर बात करें तो भारत की वो स्ट्रेटेजी क्या थी जो हमारी एयरफोर्स और आर्मी की दोनों महिला अधिकारियों को दिखाया कि देखो हमारे यहाँ क्या, कौन जवाब दे सकता है आपको? इसको मैं स्ट्रेटेजी नहीं कहूंगा, एक्चुअली तो ये बड़ा नॉर्मल वो था, क्योंकि देखिए आज हमारी फाइटर पायलट लेडीज भी जो युद्ध के मैदान में लड़ रही हैं, ठीक है,
इसको मैं एक सोची समझी बात नहीं कहूंगा, मैं कोइंसिडेंटली बात कहूंगा। पहली बार निकल के आया ना तो, क्योंकि लेडीज अभी तो इंडक्ट हुई है, पहले तो मेल ही हुआ करते थे, तो धीरे धीरे वो ग्रो करके रेस्पॉन्सिबल रैंक्स पे पहुंच रही है ना। लेकिन पूरी दुनिया में डंका तो बजा दिया था सर। तो ना सिर्फ देखिए, यहां सबसे बड़ी नोट करने वाली बात है, ना सिर्फ हमारी दोनों महिलाओं ने, वीरांगनाओं ने, हाँ ठीक है, वहां पे मीडिया के साथ वही तो मैं, जिस बुलंदी के साथ, जिस जज्बे के साथ और इन्होंने कंडक्ट किया, साथ में उसी तरीके से हमारी जो महिलाएं फाइटर पायलट्स भी उड़ा के दुश्मन को जवाब दे रही। हमारी महिलाएं एयर डिफेंस सिस्टम में बैठ के, क्या सिंदूर में महिला ने उड़ाई? बिल्कुल महिला पायलट थी। यस, दे आर पार्ट ऑफ इंडियन एयरफोर्स। हेलीकॉप्टर अटैक पायलट्स हैं, फाइटर पायलट्स हैं फाइटर एयरक्राफ्ट के अंदर। ये सिंदूर में गई थी क्या सर? यस, वेरी गुड सर। हर एक का पार्टिसिपेशन था एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर। और जहां हम, क्योंकि मैं उस से आया हूं, फौज के अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। वर्क इज वर्शिप, उसके लिए आप क्वांटिटी वन है। सर मैं आखिरी सवाल तो नहीं कहूंगा, लेकिन हम इस वाले शो को खत्म करने से पहले सर एक आपकी कोई कविता बहुत हो जाए, क्योंकि आप कवि भी हैं सर, लेखक भी हैं, आपने 9 किताबें रक्षा विषय से रक्षा के ऊपर लिखी है सर। देखिए 2 कविताएं तो मैं आपको बता ही चुका हूं, और कारगिल युद्ध के दौरान जो मैंने कविताएं लिखी थी वो इतनी मशहूर हुई थी कि जो डेड बॉडीज आती थी तो लोग उसके बैनर्स मेरी कविताओं के अंश उस पे लगाते थे। अच्छा। और जलूसों में काफी वो हुआ। आपके दूरदर्शन प्रसार भारती पे भी, जो रेडियो पे भी मेरी कविताएं का बड़ा हुआ, न्यूज़पेपर्स में काफी उनको जगह मिली। ठीक है, तो एक तो मैं अंत में 2 कविताएं तो मैं आपको पढ़ के सुना ही चुका हूं, और एक कविता के शहीदों का कर राष्ट्रीय देवालय एक श्रद्धांजलि। कि जो शहीद होता है वो अकेला व्यक्ति, उसके पीछे जो छुपी हुई वेदना है, उन वेदनाओं किन किन लोगों के साथ होती हैं, कैसे होती हैं, उसके बावजूद व्यक्ति जो है देश पे कुर्बान होने का जज्बा रखता है। क्या चुका सकेंगे ऋण उनका, इसका शीर्षक था शहीदों का घर राष्ट्रीय देवालय एक श्रद्धांजलि। क्या चुका सकेंगे ऋण उनका जिन लोगों ने परम बलिदान दिया, शान तिरंगे की रखने को अपना जीवन ही गवा दिया। क्या चुका सकेंगे ऋण उनका जिन लोगों ने परम बलिदान दिया, शान तिरंगे की रखने को अपना जीवन ही गवा दिया। क्या दिला सकेंगे भाई उनको, क्या दिला सकेंगे भाई उनको जिन बहनों का दिल है तड़प रहा, नहीं सजेगा थाल राखी का बंधवाने वाला ही जब चला। क्या दिला सकेंगे गोदी बापों की, क्या दिला सकेंगे गोदी बापों की जिन बच्चों का जीवन उजड़ गया। कौन लाएगा गुड्डे गुड़िया, कौन लाएगा गुड्डे गुड़िया पिता ही जिसका चला गया। क्या दिला सकेंगे सिंदूर की लाली, क्या दिला सकेंगे सिंदूर की लाली दिल ही जिसका टूट गया। कौन सहायक होगा विधवा का दिल ही जिसका टूट गया। कितने वीरों ने त्याग किया है, सब कुछ अपना लुटा दिया है। धन्य है वे सब संबंधी जिन्होंने ऐसे पुत्रों को जन्म दिया है। धर्म है ऐसी माताएं जिन्होंने ऐसे पुत्रों को जन्म दिया है। शत शत प्रणाम है ऐसे चरणों को, शत शत प्रणाम है ऐसे चरणों को। घर राष्ट्रीय देवालय जिन्होंने बना दिया है। तीर्थ स्थल है वे चौखट और दरवाजे, तीर्थ स्थल है वे चौखट और दरवाजे। अमर शहीदों ने जहां पर जन्म, अमर शहीदों ने जहां पर जन्म।
बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। सर, आप वीर योद्धा भी हैं, कारगिल योद्धा भी हैं, इसके साथ आप लेखक और कवि भी हैं। बहुत सारे अवार्ड्स आपको नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर मिले हैं। तो मैं थोड़ा सा उसी पे आपसे कुछ चीजें पूछूंगा सर। कॉमनवेल्थ गेम्स में आपने काम किया था, वो क्या काम था आपका सर? मैं जो था कॉमनवेल्थ गेम्स में एग्जीक्यूटिव कमेटी मैं जो था उसका मेंबर था, जो ये आपकी क्वींस बैटन रिले तो उसमें था मैं, और गवर्नर ऑफ मेघालय ने मुझे नॉमिनेट किया था। जी सर। सर, विश्व सैन्य खेल 2007 ये ओलंपिक के बाद विश्व का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स आयोजन था। ये क्या था सर, और उसमें आपको सुरक्षा निदेशक भी बनाया गया था? वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स रैंकिंग और स्टेटस में विश्व में ओलंपिक्स के बाद दूसरे स्थान पे आते हैं। यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, ये स्टेटस रैंकिंग से नीचे सेकंड बिगेस्ट स्पोर्ट्स इवेंट है इन द वर्ल्ड का। और सौभाग्य से मैं उसका वेन्यू और सिक्योरिटी डायरेक्टर था। ये कहाँ हुआ था? ये हैदराबाद में पैराशूटिंग इवेंट था उसका, मैं जो था हैदराबाद उसका एक केंद्र था। तो ये मुझे उसका सिक्योरिटी और वेन्यू का प्लस कंपटीशन डायरेक्टर उसका मिला। सर, राष्ट्रीय पुरस्कार आपको मिला था, राष्ट्रपति पुरस्कार आपको दिया गया, वो किस उपलब्धि में दिया गया था सर? देखिए, मेरे जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हैं, एक तो ये एडवेंचर स्पोर्ट्स में मेरे 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। वो क्या क्या है? और एक नेशनल रिकॉर्ड है। विश्व का सबसे बड़ा एडवेंचर पार्क, जिसके अंदर की 64 एडवेंचर एक्टिविटीज, लैंड, एयर और वाटर, वो मैंने बनाया था। उसको कॉन्सेप्चुलाइज मैंने किया था और बनाया मैंने था। और उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती थी कि 85% मैंने जो मटेरियल यूज किया था वो थ्रोन अवे जंक यूज किया था, जो डिस्कार्डेड। अच्छा। हाँ, जंक जो होता है, कबाड़, मैंने उसका इस्तेमाल किया था। एक ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। दूसरा, विश्व का सबसे बड़ा एडवेंचर फेस्टिवल शिलोंग में मैंने कंडक्ट किया था जब मैं ईस्टर्न एयर कमांड में था। उसके अंदर 10,565 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। 10,565 लोग विश्व के नहीं, सिविलियंस थे, एयरफोर्स के लोग थे, इंडियंस थे। क्योंकि विश्व को तो हम इनवाइट नहीं कर सकते, लेकिन 10,000 से ऊपर जो मैंने संख्या आपको बताई पार्टिसिपेट किया था। और उसके अंदर 11 एडवेंचर एक्टिविटीज थी जो कि साइमल्टेनियसली चल रही थी। और हमने साउथ अफ्रीका का रिकॉर्ड तोड़ा था इसके अंदर। इसके अंदर स्काई डाइविंग थी, ये पैरासेलिंग थी, पावर हैंग ग्लाइडर था, पैरा मोटर था, पैरासेलिंग थी, बोटिंग थी, इत्यादि जो थी 11 एक्टिविटीज इसके अंदर थी। और जो विश्व का सबसे छोटी उम्र का 3 साल की उम्र में मेरे बेटे ने, आदित्य प्रताप सिंह, उसका मैं इंस्ट्रक्टर था। अच्छा। तो मैंने पैरासेलिंग कराई थी। अच्छा। इस तरीके से जो है मेरे ये 10 एडवेंचर के वर्क। सर, आपने नवाचार और कई शोध भी की हैं, तो वो क्या क्या है सर आपके? क्योंकि मेरे पास लंबी फहरिस्त है आपके पास। सब भारत का पहला हाइड्रोलिक प्रेशर डिस्चार्ज लैब आप जो आपने बनाया। देखिए, ऐसा था
कि जब मैं वायुसेना में था तो हर वक्त एक चीज देखता था, ना सिर्फ वायुसेना के अंदर कि सिविल के अंदर भी, कि जब ये हमारी पोर्टेबल फायर अप्लायंसेस जो आपके आग बुझाने के सिलेंडर्स हैं, जब इनको चलाया जाता है तो डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं देते। कई बार ऐसा देखा गया कि बाकी जगह से लीक कर रहे हैं और जहां से उसको जेट निकलना चाहिए नोजल से, वहां प्रेशर नहीं है, या चला भी तो जो उसका निकलने की जिस प्रेशर से निकलना था, जो डिस्टेंस कवर करना था, वो उसका नहीं है। तो ये मुझे बड़ी विचलित करती थी। मैंने काफी कोशिश करी, काफी लोगों से वो किया कि इसका रीजन क्या है। जब मुझे कहीं नहीं मिला तो मुझे सेल्फ स्टडी मैंने करी। सेल्फ स्टडी करके मैंने एक हाइड्रोलिक प्रेशर डिस्चार्ज टेस्ट लैब बनाया और इसको ना सिर्फ एयरफोर्स से रिकॉग्निशन मिला बल्कि सीफीज, सेंटर फॉर फायर एक्सप्लोसिव एंड एनवायरमेंटल सेफ्टी, उन्होंने भी इसको सराहा। और ये टेस्ट वो है कि इसको पीरियोडिकल टेस्ट बोलते हैं, पीरियोडिकल मेंटेनेंस सिस्टम। उसमें मैंने ये कहा था कि जो हमारी डिफाइंड मेंटेनेंस प्रोसीजर्स हैं वो फॉल्टी हैं और उसमें जो सही होने चाहिए ये सिस्टम ये होना चाहिए, और ये लैब मैंने डिजाइन किया था। सर, बर्ड प्रूफिंग सिस्टम हैंगर के लिए बनाया था आपने, ये क्या था सर, डिजाइन किया था? ये जो था, जब मैं हाकिमपेट में था सिकंदराबाद में, तो ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट था और जहाजों के लिए सबसे बढ़िया जो फ्लाइट सेफ्टी के लिए एक सबसे बड़ी दिक्कत है बर्ड्स, पक्षी हवा में भी जहाज से टकरा जाते हैं, उनसे भी बहुत डैमेज होता है। दूसरा, हैंगर में जब जहाज खड़े होते हैं तो वहां भी उसके जो एक्सक्रीटाज हैं, यानी कि जो उसकी बीट निकलती है या उसका यूरिनेशन है, वो एसिडिक प्रॉपर्टीज रखते हैं, या उसके जो पंख हैं, उसके जो रेशे या फर आप कहिए, वो सारे, ये क्या होता है कि जहाज के जैसे धूल जमा हो जाते, इस तरीके से जहाज के अंदर भी वो घुस सकते हैं और उससे क्या होता है, एसिडिक प्रॉपर्टी होने का करोजन होता है। दूसरा क्या है कि बर्ड्स जो हैं वो जहाज के जो इंटेक्स हैं उनमें चली जाती हैं, उनके अंदर भी जाके बैठ सकती हैं, जो कि विजुअली दिखेंगी नहीं, और जहाज जब चलेगा तो डैमेज करेगी। तो वर्ल्ड वाइड ये कहा जाता है कि बर्ड रेस्टिंग प्लेसेस, हैंगर्स को और वायु मंडल को, जहां पे जहाजों की एक्टिविटी है, उसको बर्ड मुक्त किया जाए। लेकिन चैलेंजेस ये हैं कि भाई हैंगर में अब आप कैसे करोगे। तो मैंने क्योंकि जहाज निकल रहा है, अंदर आ रहा है, तो हर वक्त तो दरवाजे बड़े बड़े हैवी दरवाजे होते हैं उसके, तो मैंने एक इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड बर्ड प्रूफिंग सिस्टम डिजाइन किया था, जिसके अंदर की एक नेट था और विथ ऑपरेशन जो है वो उसको नीचे आता था, इस बर्ड्स को रोकने के लिए बेसिकली। तो ये एक जो था, इसको जो भारतीय वायुसेना की एक बहुत ही प्रीमियर मैगजीन है, फ्लाइट सेफ्टी जनरल, उसमें भी प्रकाशित हुआ, जो कि काफी रिसर्च वगैरह जो होते हैं उसमें, तो फ्लाइट सेफ्टी जर्नल में ये प्रकाशित भी हुआ था। तो क्या सर इसको इन्वेंट किया गया था फाइटर्स? खुद हमने अपना डिजाइन करके खुद बनाया था लोकली। कैसे काम करता था ये जो था, इसको बेसिकली हाइड्रोलिक, ये इलेक्ट्रिकली ऑपरेटिंग नेट था, मोटर सिस्टम वगैरह। तो जब जहाज आ रहा है, आप बता दीजिए, नेट ऊपर चला जाएगा हैंगर के अंदर, तो बर्ड्स अंदर नहीं घुसे। बहुत बहुत शुक्रिया चौहान साहब आपका हमारे शो में आने के लिए। तो ये थे ग्रुप कैप्टन डॉक्टर JPS चौहान साहब, जिन्होंने भारतीय वायुसेना का 1932 से लेकर के 2025 तक का सफर के बारे में हमें विस्तार से बताया। ये शो आपको कैसा लगा, इस बारे में हमें कमेंट्स में जरूर लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं किसी नई स्टोरी के साथ या नई किसी शख्सियत के साथ।